क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो क्या लिखा हुआ है देखो। एग्जाम आपने अगर आपका क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन भी थे उसके अंदर, 5 नंबर के थे। ये मैंने सीए के क्वेश्चन पेपर से, सीए के इंस्टीट्यूट से उठा रखा है, तो देखना पक्का ऐसा क्वेश्चन आएगा। हो सकता है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 194 आई का क्वेश्चन, हो सकता है 194 आई की जगह 194 जे का आ जाए, लेकिन तरीका यही रहेगा, आपको नया नया फील नहीं आएगा। पढ़िएगा, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन एंड टीडीएस अमाउंट। देखो दो चीजें पूछी है, एक तो टीडीएस का प्रोविजन समझाओ और दूसरा टीडीएस का अमाउंट निकालो। ठीक है भाई, टीडीएस का अमाउंट हो सकता है मेरा गलत आ जाए, लेकिन टीडीएस के प्रोविजन तो हमने पढ़ रखे हैं, वो तो ठीक लिखना। तो अगर 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ, 1 का है तो आधा मिल जाएगा, 2 का है तो 1 मिल जाएगा। और है कितना इजी वो देखो। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आंसर भी मैं करवाऊंगा, इसमें कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी, बस प्रिपेयर करना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रेंट पेड फॉर हायर ऑफ मशीनरी। भाई याद करो, रेंट के ऊपर एक सेक्शन था जिसका नंबर क्या था? 194 आई। तो लिखा हुआ है मशीनरी को किराए पे लिया है बी लिमिटेड से टू मिस्टर रमन। कितने रुपए का रेंट जा रहा है? 2,60,000। कब लिया है? 27/9/2023 को। रेंट पेड बी लिमिटेड कर रही है रमन को, रमन कर रहा है बी को 2,60,000 रुपए का। तो पहले तो बताओ 194 आई किसके ऊपर लगता था? रेंट के ऊपर लगता था। रेंट एक तरीके का था या दो तरीके के? दो तरीके के थे, एक तो बिल्डिंग लैंड और फलाना था, और दूसरा प्लांट और मशीनरी था। तो अगर आपको इसके अंदर का सेक्शन याद है, लिमिट याद है और रेट याद है तो खत्म है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बस वो जो मैंने आपको सेक्शन की लिस्ट भेजी हुई है उसे आप 2 से 3 बार रिवाइज करना, टैक्स के रेट याद रखना और लिमिट याद रखना, बात खत्म हो जाएगी। देखो जैसे आंसर में कैसे प्रेजेंट कर रखा है, देखना। सिंस द रेंट पेड फॉर हायर ऑफ मशीनरी। भाई ये 1 नंबर में इतना जरूरी नहीं है आप लिखो, लेकिन अच्छा लगेगा अगर इतना लिखोगे। Since the rent paid for hire of machinery by B Limited to Mr. Raman exceeds 2,40,000। कितनी लिमिट थी रेंट की? 2,40,000। क्योंकि 240 से ज्यादा चला गया तो 194 आई के अंदर टीडीएस कटेगा। ठीक है, अब सवाल है कितना कटेगा? तो बेटा उसके अंदर कितना रेट था? 2% का। तो ये सारी चीजें उसी लॉ के बारे में लिखी हुई है। ये तो एक तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। हमारा मेन आंसर है वो ये है, एक हमारा मेन आंसर ये था सेक्शन, दूसरा हमारा मेन आंसर है ये कैलकुलेशन। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ टीडीएस कितना कटना था? 2 लाख का 260 का सीधा सीधा क्या कर देना? 2%। कुछ भी दिमाग नहीं चलाना, बस आपको लेकिन याद होना चाहिए क्या? 194 आई, उसका रेट और उसका लिमिट कि कितने रुपए के ऊपर टीडीएस लगता है। डन। इसी बहाने हम रिवाइज करते हैं और भी सुनो। याद करो आपने कौन सा पढ़ा था? 194 सी। आपने ऐसे कैसे करके बहुत इंपॉर्टेंट 194 जे, 194 आई, ये 3 तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लिखवा रखे हैं। सबकी लिमिट, सबके रेट, सबके डेट आपको याद होने चाहिए। बटन पक्का आएगा 5 नंबर का एक क्वेश्चन, गारंटी कह रहा हूं। ये क्वेश्चन अगर बाय चांस मशीन पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो अब तो कर दोगे, है ना? कुछ नहीं करना, 240 के ऊपर है तो सीधा 2% मल्टीप्लाई करके टीडीएस आ जाएगा। ओके। दूसरा, फीस पेड ऑन 1/12/2023 टू मिस्टर श्रीवत्सन बाय सुंदर। 35,000 का फीस पेड हुआ है फॉर सर्जरी परफॉर्म्ड ऑन ए मेंबर ऑफ द फैमिली। भाई बताओ पर्सनल लेवल का खर्चा है या बिजनेस का खर्चा है? पर्सनल। याद करो आपने टीडीएस में प्रोविजन पढ़े थे कि पर्सनल लेवल पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन उसके अंदर एक लिमिट थी। अगर मैं कौन सा बंदा हूं जिसका टर्नओवर कितने से ज्यादा है? 50 लाख या 1 करोड़, तो उसके ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता था। तो इस क्वेश्चन में ऐसा बहुत ज्यादा डेटा नहीं दिया हुआ, लाइन में बस ये लिखा हुआ है फीस पेड करी है। किसको? सर्जरी हुई थी, डॉक्टर को दी है। तो डॉक्टर का फीस जब पे करेंगे तो डॉक्टर कौन सा काम कर रहा है? प्रोफेशनल। तो कौन सा सेक्शन लगना चाहिए? 194 जे। देखो एक बार आंसर में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बनेगा भाई ध्यान से। एज पर 194 जे, हम सेक्शन तो सही पहचान पाए 194 जे। अब नो डाउट मैं कहता हूं आपका आंसर गलत हो गया, लेकिन आपको मेन प्रोविजन तो पता होना चाहिए कि 194 जे प्रोफेशनल के ऊपर लगता है, थोड़ी बहुत उसकी लिमिट याद होनी चाहिए। देखना पूरा पढ़ना। HUF is required to deduct TDS on fees paid for professional service only if the total sales। ये वही वाली बात है जो अभी आपको हिंदी में बता रहा था, जब आपका टर्नओवर कितने से ज्यादा होगा? 1 करोड़, और अगर प्रोफेशन कर रहे हो तो कितने से ज्यादा? 50 लाख। डन। आगे, इन केस ऑफ प्रोफेशन, एज अ केस में भी जो भी केस रहा हो, ये सब कुछ लिखा हुआ है लॉ। एंड सच पेमेंट मेड फॉर प्रोफेशनल सर्विस इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्सनल पर्पस। और ये पर्सनल पर्पस का खर्चा नहीं होना चाहिए। अब 194M क्या कहता था? कहता था रिक्वायर्ड फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस बाय HUF। एक HUF टीडीएस काटेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, जो भी वो प्रोफेशनल फीस पे करेगी। अब कुल मिलाकर हमारा आंसर लास्ट में लिखा हुआ है। बोलो टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। रीजन इज कैसा खर्चा है? पर्सनल।
पहली लाइन से पता चल गया था, पहली लाइन मतलब क्वेश्चन की लाइन से ही पता चल गया था टीडीएस लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि कैसे नेचर का खर्चा था? पर्सनल। यही अगर बिजनेस वाला खर्चा होता फिर क्या टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता? फिर 100% हो जाता। बेटर आपको बस क्या ध्यान रखना, देखो इसी के बहाने आपके दो सेक्शन ही रिवाइज हुए। 194 किसका रिवाइज हुआ? रेंट का। कितनी लिमिट थी उसके अंदर? 240, लेकिन मशीन के ऊपर थी 240, ठीक है। दूसरा अभी आपने कौन सा देखा? 194J। बेसिकली 194J का क्वेश्चन नहीं था, वो ये कहना चाहता था पर्सनल लेवल का कोई खर्चा हुआ है तो उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो फाइनल पहले आपको लॉ लिखना है कि टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, 194J का रेफरेंस देना, लास्ट में जाकर बता देना इसका टीडीएस पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है इस वजह से हमने कैलकुलेट भी नहीं करा। बटन तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो एबीसी लिमिटेड पेड ₹19,000 टू वन ऑफ द डायरेक्टर। याद करो डायरेक्टर का भी टीडीएस कौन से सेक्शन में करता था? 194J में ही करता था डायरेक्टर का, ठीक है। बाकियों के लिए तो लिमिट रखी हुई थी, 30,000 लिमिट थी। कितनी थी? 30,000। लेकिन डायरेक्टर के लिए कोई लिमिट नहीं थी। इसका तो ₹1 भी दूंगा तो इसका टीडीएस काटूंगा। देखो डायरेक्टर को ₹19,000 दिए गए हैं। अब देखो पढ़ो सेक्शन, सबसे पहले वही लिखा हुआ है सेक्शन 194J प्रोवाइड फॉर टीडीएस एट द रेट, कितना है टीडीएस का रेट? 10%। 194J का मेन रेट कितना परसेंट है? 10। लेकिन याद करो उसके अंदर दो और थे जिसमें 2% का रेट लिखा हुआ था। एनी सम पेड बाय वे ऑफ रेनमरेशन और फीस और कमीशन। भाई तुम कुछ भी पैसा अगर डायरेक्टर को दे रहे हो तो आपको उसका क्या काटना पड़ेगा? टीडीएस। क्या 30,000 वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी? नहीं, 30,000 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो बस खत्म क्वेश्चन। इसलिए 19,000 का 10% निकाल दो, कितने रुपए आ गए? 1900। बड़ा है पक्का। लेट्स से अगर मैं सेम क्वेश्चन लिखूं, बस मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, सीएस को पेमेंट करिए। किसको पेमेंट करिए? किसी प्रोफेशनल को। तो प्रोफेशनल में दो बातें एप्लीकेबल होंगी, एक तो 30,000 से कम है और दूसरा रेट कितना परसेंट? 10%। भाई बोलो क्लियर है? वहां पे लिमिट देखना, लेकिन डायरेक्टर के केस में आपको कोई लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। भाई ये 3 क्वेश्चन आए तो कर पाओगे पक्का? जरूरी नहीं है भाई यही लिखा है, कुछ और भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। आप सारे सेक्शनों की लिस्ट आपको याद करके जाना पड़ेगा। देन और भी क्वेश्चन है टीडीएस के, आओ देखते हैं आगे। भाई कोशिश करना थोड़ा थोड़ा याद होने लगे चीजें कि ये क्वेश्चन आए तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। सेम वही है क्वेश्चन, टीडीएस के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन पहला आपको आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर, बोलो सेक्शन बताओ कौन सा है? 194C। उसके अंदर दो लिमिट थी, एक 30,000 वाली और एक 1,00,000 वाली, है ना? तो पढ़िएगा, पेमेंट मेड बाय अ कंपनी टू मिस्टर राम। कंपनी ने राम को पेमेंट करा है जो कि एक सब कॉन्ट्रैक्टर थे। कॉन्ट्रैक्टर हो सब कॉन्ट्रैक्टर हो, हमें लेना देना नहीं है। कितने रुपए की पेमेंट करी है? 3,00,000 विद द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 1,20,000 टू शोन इन द बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2024। भाई 3,00,000 की तो पेमेंट करी है और बुक्स में 31 मार्च को कितना आ रहा है? 1,20 और आ रहा है। तो बताओ टोटल पेमेंट कितनी करनी थी? 4,20। याद करो आपने एक लाइन पढ़ी थी, डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ये लाइन पढ़ते थे ना, उस दिन टीडीएस कट जाना चाहिए। भाई जैसे ही हमने हमारी बुक में राम का नाम लिखा, मतलब हमने राम के अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट, उसे क्रेडिटर बना दिया हमारा। तो जैसे ही क्रेडिट करा, क्या उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो गया था? हाँ। देखो आप 3,00,000 के ऊपर तो टीडीएस एकदम सही लगा के आओगे, लेकिन आप पता है गलत किसके ऊपर करोगे? 1,20, क्योंकि आपको ये याद नहीं रहेगा कि टीडीएस कब लगता है। टीडीएस कब लगता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। और 31 मार्च तक दोनों हो चुका है। ये वाला 3,00,000 की तो पेमेंट ही हो चुकी है और 1,20 का बुक में नाम चढ़ चुका है। तो टीडीएस 3 पे लगेगा, 1,20 पे लगेगा या पूरे 4,20 पे लगेगा? पूरे 4,20 पे लगेगा। भाई बोलो क्लियर है? इंडिविजुअल को पे करते हैं तो 1%, अगर सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई और होता है तो टीडीएस कितना होता है? 2%। देखो सेम लिखा होगा, आंसर देखो पढ़ना। अच्छा है क्वेश्चन, आ सकता है। प्रोविजन ऑफ टीडीएस अंडर 194C आर अट्रैक्टेड व्हेन ए कंपनी, जब सब कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देती है। 194C के अंदर कब पेमेंट टीडीएस कटता है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज लेटर या अर्लियर? अर्लियर। कितना परसेंट कटेगा? 1%। लेकिन क्वेश्चन में अगर मैं रमन की जगह, राम की जगह अगर मैं लिख दूं XYZ लिमिटेड, तो बोलो 1% की जगह कितना लिख देना? 2%। बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम। सिंस मुझे पेमेंट वाला देखना है, आउटस्टैंडिंग वाला देखना है या दोनों देखना है? दोनों जोड़कर कितने पैसे आए? 4,20,000। इसके ऊपर 1% का टीडीएस कितना आ गया? 4,200 रुपए। बोलो भाई डन है पक्का? इससे हमारे को 194C याद आया। 194C के अंदर कॉन्ट्रैक्टर की 2 लिमिटें थी, एक वन टाइम में कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 30,000, और पूरे साल में कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 1,00,000। भाई डन
पक्की बात। अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ तो टीडीएस कटेगा। कब कटेगा? पेमेंट के वक्त पे, क्रेडिट के वक्त पे, या विच एवरेज अर्लियर के वक्त पे? विच एवरेज अर्लियर। भाई पहला क्वेश्चन अच्छा था, बोलो डन है। दूसरा ध्यान से पढ़ना, मुझे उम्मीद है आपको ये थोड़ा थोड़ा याद आएगा। देखो कहां से पैसे जीता है? हॉर्स रेस से। पढ़ा था हॉर्स रेस से विनिंग फ्रॉम, हाँ एग्जैक्टली, हॉर्स रेस 1.5 लाख पेड टू मिस्टर श्याम एन इंडियन रेजिडेंट। देखो सीधा सीधा खत्म पड़ा क्वेश्चन है। 1.5 लाख का सीधा सीधा कितना कर दिया? 194 बीबी। याद करा था ये हमने, कितने देर तक याद करते रहे थे? कुछ नहीं, बस शुरुआत में बता देना 194 बीबी के अंदर ये जो हॉर्स रेस होता है या लॉटरी वगैरह होता है, इस पर फ्लैट कितना परसेंट रेट है? 30%। तो 1.5 लाख का 30% कर दिया, कितना आ गया? 45। डन। ऐसा आया तो ये तो उपहार है आपके लिए, गिफ्ट है। ऊपर जैसा क्वेश्चन आया फर्स्ट जैसा, तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कंपलसरी एक्विजिशन का सेक्शन करा था 194 IA 194 LA, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, अच्छा है। ₹2 लाख पेड टू मिस्टर ए, 2 लाख रुपए मिस्टर ए को दिए गए ऑन 22/2/2024 बाय स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ हिज अर्बन लैंड। उसकी जो शहर में जमीन थी वो सरकार ने हड़प ली, बदले में सरकार ने उसे कितने रुपए दिए? 2 लाख। तो पॉइंट ये है कि इस पे टीडीएस कटेगा, तो इसके लिए 194 LA पढ़ना फटाफट, टीडीएस नहीं लगता इसके ऊपर। एज पर 194 LA, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल पेमेंट टू ए रेजिडेंट एनी सम इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन, कोई भी पैसा जो मुआवजे की तौर पे दिया जा रहा है। भाई सरकार मेरे को क्या दे रही थी? मुआवजा। ऑन अकाउंट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, क्योंकि सरकार ने मेरे से जबरदस्ती मेरी जमीन छीन ली। ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इफ सच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट टू द रेजिडेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 2.5 लाख। जब ये एप्लीकेबल है, जब कितने से ज्यादा पेमेंट है? 2.5 लाख। क्वेश्चन में कितने की पेमेंट कर रखी थी ऊपर? 2 लाख। तो बोलो टीडीएस एप्लीकेबल हो गया? नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल। कितने की पेमेंट हो रखी है? 2 लाख। और सेक्शन में लिमिट कितनी दे रखी है? 2.5 लाख। भाई इसी पे क्वेश्चन आएगा, लिमिट और रेट, लिमिट और रेट, लिमिट और रेट। कभी कभार पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। मेन क्या था? लिमिट और रेट। डन ना? चलो 2 क्वेश्चन क्लियर है। दोनों ही क्वेश्चन किसके थे? टीडीएस। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, जैसे अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा क्वेश्चन आया, बोलू XYZ एक कंपनी थी, उसने किसी से प्रोफेशनल सर्विसेज ली है 4 लाख रुपए की। बोलेगा क्या टीडीएस एप्लीकेबल है? अगर हां तो कितना? तो बहुत सीधी सी बात थी, पहले आप लिखोगे 194J, थोड़ा सा उसे हल्का सा शॉर्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करोगे, फिर बोलना हाँ 4 लाख के ऊपर कितना परसेंट एप्लीकेबल है? 10% कितना हो जाएगा? 40,000। डन है? पक्की बात। आप बस फिर से कह रहा हूं, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मेरे को बता दो, या गूगल करोगे तो मिल जाएगा। सेक्शन के सामने जैसे मैंने बोला 194J, उसके सामने 10% और उसकी लिस्ट 30,000, ऐसे करके ना बहुत सारी आपको वो मिल जाएंगी समरी फॉर्म में। एक ही पेज पे सारे सेक्शन लिखे होंगे, सारे रेट लिखे होंगे। सारे आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ कुछ है, तो आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, उससे आप ये फटाफट याद कर सकते हो। डन। 1, 5 या 2, 6 से 7 नंबर तक के क्वेश्चन पक्का बनेंगे। भाई बोलो कर पाओगे? चलो आगे देखना। ये क्वेश्चन तो बस आपको दिखाने के लिए थे कि ऐसे आते हैं। ये भी टीडीएस का ही क्वेश्चन है, वो करते हैं। मेन जो आपका क्वेश्चन शुरू होगा वो पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन होंगे, जो आप करोगे अभी हाथ से। ये तो सिर्फ समझने वाले, सुनो समझो खत्म, सुनो समझो खत्म। लिखा हुआ है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टीडीएस ऑन द फॉलोइंग पेमेंट। कुछ पेमेंट है फिर से। पहला लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ ₹2 लाख टू मिस्टर आर, अ ट्रांसपोर्टर who owes 8 good carriages throughout the previous year and furnish a declaration to this effect along with his PAN। भाई बोलो, सोच के बताओ, क्या टीडीएस लगेगा? कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये लोग। ट्रांसपोर्टर लोग कौन से लोग होते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। बताओ टीडीएस लगना चाहिए क्या? कितनी लिमिट थी? 10,000। 10 गाड़ी वाला, ठीक है। 10 गाड़ी वाली बात याद है तेरे को कुछ? 10 गाड़ी वाली बात कहां पढ़ी थी हमने? पीजीबीपी में पढ़ी थी। जब पढ़ी थी, जब हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे? 44 AE। वहां पे लिखा हुआ था कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट कब मिलता है और कब नहीं मिलता। तो जब मेरे पे 10 ट्रक होते तब मेरे को बेनिफिट मिलता है। यहां तो सवाल ही कुछ और है। यहां पे तो वो पूछ रहा है टीडीएस एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा। आओ पढ़ना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। पढ़ना। आंसर सबसे पहले देखो क्या है? नो। पढ़ना पूरा आंसर। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर 194C। देखो 194C का रेफरेंस देना था आपको, दे दिया। बाय मैसर्स एस लिमिटेड। भाई कंपनी के साथ कभी मैसर्स नहीं लगता,
गलत लिखा हुआ है। ऑन पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर मिस्टर आर सिंस ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, कुछ कंडीशन है। ही ओज 10 और लेस गुड्स कैरेजेस, उसके पास ट्रक वाले के पास कितने से कम वो है ट्रक है 10। He is engaged in the business of plying, hiring of leasing goods. He has furnished declaration. तो डिक्लेरेशन वाली बात क्वेश्चन में लिखी थी और नंबर ऑफ ट्रक्स वाली बात क्वेश्चन में लिखी थी। ये वाली बात हमने एक तरीके से क्या कर लिया, अज्यूम कि वो इसी चीज में इन्वॉल्व होगा। तो एक्सेप्शन दे रखी है 194C की कि अगर मेरे पास 10 ट्रक है तो 10 ट्रक वालों का मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। खत्म, डन है। याद रखना, फिर से बोलता हूं 194C में नॉर्मली लिमिट कितनी जाती है 30,000 और कितनी जाती है 1 लाख। लेकिन अगर हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, ट्रक वालों को, ट्रक वाले बेसिकली जो गुड्स को इधर उधर करवा रहे हैं, तो इस केस में 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो 10 से कम ट्रक, दूसरा गुड्स को इधर उधर करने में लगा हो, और तीसरा एक डिक्लेरेशन फाइल कर रखी है। अगर ये तीनों फुलफिल हो गई तो 194C में ऐसे कॉन्ट्रैक्टर का जो कि ट्रक वगैरह चलते हैं इनका टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जम्पशन है या फिर यू कैन से एक्सेप्शन है। बेटा ने पहला। दूसरा क्वेश्चन देखना, 194J पे बेस्ड क्वेश्चन है भाई, ये अभी आपने रिवाइज करा था तो आंसर आना चाहिए। पेमेंट ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, 25,000 रुपए की टेक्निकल सर्विसेज है और रॉयल्टी है 20,000 रुपए की टू मिस्टर श्याम हु इज हैविंग पेन। बोलो भाई टेक्निकल सर्विस कौन सा सेक्शन लगेगा, 194J। 25,000 का 10%, 2%, 1.5%, 1 टेक्निकल सर्विस 2%। पहले बताओ 194J में लिमिट कितनी थी 30,000, इसको पेमेंट कितनी हुई है 25,000, और फिर एक और पेमेंट हो रखी है किसकी, रॉयल्टी की। दोनों को जोड़ के देखो या दोनों को अलग अलग देखो, सोचो आराम से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाकर सोचना। एक सेकेंड यार, भाई बताओ कैसे लगेगा। यार गर्मी सी लग रही है ना, पता नहीं क्यों बहुत गर्मी लग रही है। बताओ दोनों को अलग अलग देखें या साथ में देखें। भाई जाहिर सी बात है, दो अलग अलग नेचर की पेमेंट है तो कैसे देखेंगे, अलग अलग। लिखा हुआ था टेक्निकल सर्विस के लिए 25,000 और रॉयल्टी के लिए कितने 20,000। एक बार देखो सेक्शन कौन सा लग रहा है 194J। पढ़ना कम से कम भाई, सेक्शन तो सही लगा कर आना। फिर कह रहा हूं कंक्लूजन गलत हो जाए लेकिन सेक्शन तो सही लगा कर आना कम से कम। लिखता है एज पर 194J लायबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस अट्रैक्ट ओनली इन केस पेमेंट एज फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी कितने से ज्यादा होनी चाहिए 30,000। इन द गिवन केस सिंस द इंडिविजुअल पेमेंट फॉर टेक्निकल सर्विस 25,000 एंड रॉयल्टी की कितनी है 20,000, दोनों ही कितने से कम है 30,000, देन देयर इज नो लायबिलिटी। खत्म, कोई लायबिलिटी नहीं है। तो आप पहले 194J को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो और फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन लिख दो। ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 लाइन कॉपी में आप इसे लिखोगे ना 4 से 5 लाइन को, तो 10 से 12 लाइन में पहुंचेगा। आप अपने हिसाब से 4 से 5 लाइन जो आपको सही लगती है वो लिख सकते हो। देन कंक्लूजन सही होना चाहिए और सेक्शन सही होना चाहिए। अगला देखना क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ये रहा। पढ़ना पेमेंट ऑफ 25,000 टू एक्स लिमिटेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। भाई रिपेयर करवाने के लिए मैंने आपको 25,000 रुपए का काम करवाया है, बोलो क्या टीडीएस लगेगा। 194C कॉन्ट्रैक्ट है, ठेका दिया है मैंने आपको, और ठेके पे काम देने पे कितने की लिमिट है 30,000, तो इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। भाई इस तरीके से सारी पेमेंट दे रखी है आपको। पॉइंट याद है, कमीशन के अंदर लिमिट थी 15,000, 5%, याद आया कुछ। तो ये लास्ट वाला पॉइंट है उसी के ऊपर। अभी आपने स्टेट गवर्नमेंट वाला पॉइंट पढ़ा था, लिमिट कितनी थी बोलो जरा 2.5 लाख, इसका कितना है 2,30,000। बोलो टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपको पेमेंट का नेचर पढ़ना है और ये देखना है कि टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं है। जैसे अभी आप पढ़ते जा रहे हो ऐसे ही घर पे जाकर बस सेक्शन देखो और खत्म बात। बेडन कोई हाथ से प्रैक्टिस करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आपको सारे सेक्शन याद होने चाहिए, दैट्स इट। भाई बोलो कर लोगे।
मुझे जो मेन क्वेश्चन कराने हैं भाई वो ये हैं, इसके लिए ही मैंने मेन आपको बुलाया है। ये हैं क्वेश्चन जो पेपर में अगर आए तो आपने अगर घर से नहीं करके गए तो पेपर में पक्का नहीं कर पाओगे। शुरू करूं? अब आपके हाथ में कॉपी होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए। पहले क्वेश्चन को समझना, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा कि थोड़ा बहुत सॉल्व जितना भी आता है वो करो, फिर जब नहीं हो पाएगा फिर उसके बाद तो मैं करवाऊंगा ही। देखो लिखा हुआ है, मिस्टर ए सॉरी अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर धवल कमेंस प्रैक्टिस, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी है और उन्होंने अपने असेट्स खरीदे हैं। असेट्स है मतलब कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन की तरफ लेकर जाएगा। एट द कॉस्ट शोन, कुछ नीचे कॉस्ट दे रखी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, भाई डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन अकाउंट्स में भी बनता है और एक क्वेश्चन यहां पे भी बनेगा। दैट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम हिज प्रोफेशनल इनकम, वो कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। तो हमारे को डेप्रिसिएशन के हमने रेट याद करे थे, वो रेट काम आएंगे। देखो याद करना, अगर कोई एसेट 180 से कम दिन के लिए यूज होता है पुट टू यूज, तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलता है 50%। तो वही है। अलग अलग चीजें कम खरीदी हैं, कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर यूपीएस खरीदा है, कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है, बुक्स खरीदी है, ऑफिस फर्नीचर खरीदा और लैपटॉप खरीदा है। आपके सामने लिखा हुआ है कब खरीदा है, कब पुट टू यूज करा है और कितने का था। रेट लगाओ, 50% होना है नहीं लगा होना वो लगाओ और डेप्रिसिएशन की फिगर निकालकर बताना। कुछ मत करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे हेडिंग डालना। उसके बगल में सामने जैसे 35,000 लिखा है, अब 35,000 पे कितना लगेगा वो और कितने साल का लगेगा। अगर 180 डेज कैलकुलेट करके देखना, 180 डेज से कम है तो कितना लगेगा 1/2, मतलब आधा कर देना। और अगर नहीं है तो फिर पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन करके दिखाओ, फटाफट कोशिश करो। क्या पीजीबी पूरा चैप्टर कर लिया? ये तूने सारे क्वेश्चन कर लिए घर से? भाई सबने कर लिए क्या? तो तेरे तो आंसर होना चाहिए, कर फटाफट। नहीं हुआ तो तू पिटा। भाई डेप्रिसिएशन निकालो, आराम से करना। यार गर्मी बहुत लग रही है। फर्नीचर वाले को अलग ले जाना, कंप्यूटर वाले को अलग ले जाना, बुक्स वाले को अलग। पूछो क्यों? क्योंकि सब पे रेट सेम सेम है, अलग 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 अलग, इस वजह से। फटाफट करने की कोशिश करो बेटा, फिर मैं कराऊंगा अगर नहीं हुआ तो। तेरे लिए क्वेश्चन कर दिया है, जल्दी से कर दे। आंसर देख के नहीं, फोन रख दे, फोन रख दे। क्लोरीन का नशा हो रहा है। भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फोन से करोगे पेपर में तो फिर? भाई मुझे लगता नहीं है किसी को आता है। आओ देखो मैं करवा रहा हूं। असेट का नाम पता होना चाहिए, उसका रेट पता होना चाहिए, बस उसके बाद कैलकुलेटर का काम है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, और कुछ भी नहीं। आओ देखो, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग डेट पे परचेज हुई हैं। जैसे कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसके अंदर था। बताओ काम का दिन कौन सा होता है, जिस दिन खरीदा है या जिस दिन पुट टू यूज हुआ है? पुट टू यूज काम का होता है, 180 डेज उसी के लिए काम के होते हैं। तो आओ देखो, कुछ नहीं करना, प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है वो देखना। वर्किंग नोट बनाओ, सबसे बढ़िया होता है। वर्किंग नोट में सबसे पहले फर्नीचर की बात करी इन्होंने, फर्नीचर दे रखा था ना, तीसरे चौथे नंबर पे फर्नीचर दिया हुआ था। पुट टू यूज कितने से ज्यादा है? 180 डेज। एक बार देख लेते हैं फर्नीचर कितने रुपए का है और कब खरीदा है। देखो देखो देखो, ऑफिस फर्नीचर कब खरीदा है? 1 अप्रैल 2023। कितने रुपए का खरीदा है? 3 लाख। बोलो 180 से ज्यादा है या कम है? भाई पूरा साल ही हो गया, 1 अप्रैल को ही खरीदा है। पूरे 3 लाख रुपए पे पूरे डेप्रिसिएशन मिलेगा।
कितना डेप्रिसिएशन का रेट है वो देख लो। डेप्रिसिएशन का रेट है हमारे फर्नीचर के ऊपर 10%, तो 3 लाख का 10%, बोलो 50% करूं या ना करूं? नहीं, क्योंकि 180 डेज से ज्यादा यूज हुए हैं, कम ज्यादा। भाई ये 30,000 तो सबका आना चाहिए था। फर्नीचर अगर 180 से ज्यादा दिन यूज हुए हैं तो जितनी वैल्यू है इनटू में 10%। डन है? पहला आइटम क्लियर है। दूसरा देखो, अगली चीज क्या दे रखी है? प्लांट दे रखा है, और प्लांट के ऊपर रेट कितना दे रखा है? 40%। एक एक करके सारी चीजें लिखी है इसमें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का देखो कितने दिन यूज हुआ है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैंने 1 अक्टूबर 2023 को खरीदा, दिन कैलकुलेट करना कितने हो रहे हैं। 1 अक्टूबर 2023 को पुट टू यूज हो गया। 180 से ज्यादा हो गए भाई, 180 से ज्यादा हो गए तो बोलो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा या आधा? पूरा मिल गया, पूरा। ये रहा देखो, 35,000 रुपए खरीदा था, और क्योंकि 180 से ज्यादा दिन यूज हुआ है तो कितना परसेंट? 40%। तो जितनी भी फिगर आएगी 35,000 का 40% कितना आया? 14,000। फिर उसके बाद कुछ और भी खरीदा है। कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें थी। कंप्यूटर यूपीएस खरीदा है। यूपीएस देखो, यूपीएस ये रहा। कब कब पुट टू यूज हुआ है? 8 अक्टूबर। कैलकुलेट करो, 180 दिन से ज्यादा हुए क्या? कम है? जितने भी कम है मुझे मतलब नहीं है, 180 से कम हो गए ना, तो 8500 का 40% इंटू में 50%, मतलब 40 का 50% बोले तो सीधा क्या कर सकता हूं? 20%। तो वही कर रखा है देखो, या तो आप 40 का 50 करो या सीधा 20 कर दो, बात वही है। आपको वो पुट टू यूज कब है वो देखना है, उसका रेट लगाना है। अगर 180 डेज से कम है तो रेट को सीधा आधा कर देना, खत्म हो गया। तो यूपीएस का आ गया हमारा 8500 का 20% कितना हो गया? 1700। ऐसे ही कंप्यूटर प्रिंटर 180 से ज्यादा दिन होगा, पूरा 40%। लैपटॉप 180 से कम का होगा तो उसका 20 कर दिया। और फिर बुक्स के ऊपर भी फ्लैट 40% है, तो इसका कुछ नहीं करना था। सारे लोगों पे डेप्रिसिएशन का परसेंटेज लगाना था। 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है तो पूरा डेप्रिसिएशन, कम यूज हुआ है तो आधा डेप्रिसिएशन, सारे डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते, खत्म क्वेश्चन। भाई क्लियर है? खुद कर रहे हो अभी, करो फटाफट। अभी समझाया, अगर अब नहीं कर पाया तो देख लेना। बेटा क्वेश्चन करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। सारे आइटम्स, उसके सामने उनका रेट। अगर 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है तो पूरा रेट, अगर कम यूज हुआ तो उस रेट का 50%।
बेटा देखना एक बार सामने सब, इधर देखो, 35,000 इंटू में कंप्यूटर है, कितना रेट, 40%, 180 से ज़्यादा दिन यूज़ हुआ है तो पूरा का पूरा 100, कुछ नहीं करने की जरूरत है, जो भी आएगा सामने देखो बेटा। अगला है 8 अक्टूबर, 8500 का कंप्यूटर है, कितना परसेंट, 40%, लेकिन 8 अक्टूबर है इस वजह से कितना परसेंट हो गया, 20%, क्योंकि 180 डेज से कम है। अगला 1 अक्टूबर है, बोलो कंप्यूटर प्रिंटर है, कितना परसेंट, 40%, बोलो आधा करूं या ना करूं, नहीं 180 से ज्यादा हो गया। 1 अप्रैल का ही है भाई, ये तो वैसे नजर आ रहा है, पूरा 13,000, कितना परसेंट है बुक्स पे भी 40%। फिर ऑफिस फर्नीचर 3 लाख, कितना रेट था, 10%, और 180 से ज्यादा है इसलिए 10 का 10 छोड़ दिया। और लैपटॉप 8 अक्टूबर का 180 से कम, तो 43,000 का कितना परसेंट, 20%। सारी कैलकुलेशन करने के बाद सारों को प्लस कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन, ये वो क्लेम कर सकता है जितना भी आए। भाई डन है, कर दोगे, अगर पेपर में आया तो अब कर दोगे। अब पेपर में कंप्यूटर की जगह कुछ और खरीदे तो इससे हमारा क्या लेना देना, पेपर में डेट बदल दे तो क्या लेना देना भाई, जो आपने सीखा वैसे ही करके आना। प्रेजेंटेशन कोशिश करना है ऐसे ही लिखने की, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रेजेंटेशन नहीं है, अच्छी प्रेजेंटेशन है, आराम से जो भी फर्नीचर है उसका वहीं पे नीचे थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा दो, बगल में वैल्यू लिख दो, खत्म क्वेश्चन। भाई 2-3 टीडीएस के क्वेश्चन और ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे, 5 नंबर। ज्यादातर आपके पेपर में क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं, 5। बेटा अगला, अगला क्वेश्चन करके दिखाना। ये नोट दिया हुआ है कि अगर 180 से कम दिन का यूज होता है तो कितना रेट लग जाता है, 50%। उसका नोट लिखना है, आपकी मर्जी है, लिखना हो लिखो वरना कोई बात नहीं। देखो अगला क्वेश्चन ये आप ही करोगे, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, इसमें भी डेप्रिसिएशन निकालना है। मिस्टर गामा अ प्रोप्राइटर स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टायर, टायर बनाना शुरू करा इन्होंने, फॉर मोटर व्हीकल ऑन 1/1/2023। द मैन्युफैक्चरिंग वॉज सेट अप ऑन 1/5/2023, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई 1/5/2023 से। ही कमेंस इज मैन्युफैक्चर, नहीं इस दिन सेटअप हुआ था, शुरू करा है 1/6/2023 से, 2-3 महीने खत्म हो चुके। टोटल कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी की थी 120 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी कितने करोड़ का लगा, 120। द सेट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी थी 20 करोड़ की, 120 में कौन छुपा हुआ था, पुराना, कितने रुपए का, 20 करोड़ का। एंड न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, याद करो साइंटिफिक रिसर्च 35 AD, 100%, याद आया थोड़ा बहुत, इस पे इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। फॉर द असेसी एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 15 करोड़, मतलब टोटल खर्चा हुआ था 120, जिसमें से 20 पुराने पे था और 15 नया मशीन प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, कौन सी रिसर्च के लिए, साइंटिफिक। अब कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालनी है, फिर आगे की लाइनें बाहर में गई, आराम से निकालो डेप्रिसिएशन। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल, कम से कम 30% आंसर सही होना चाहिए आप लोगों का। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत, आप सोच नहीं सकते ये इतना इजी क्वेश्चन है, बस देखने में आपको ये डरावना लग रहा है। देखो एक छोटी सी हेल्प करूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन याद करो, आपने एक टॉपिक पढ़ा था प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है, पढ़ा था एडिशनल डेप्रिसिएशन, लेकिन हाँ 20%, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन पुरानी मशीन खरीद के लाए हो तो नहीं मिलता, तो कौन सी वाली हटा देना 120 में से, 20 वाली। दूसरा, जिसके ऊपर 100% मिल जाता है, साइंटिफिक वाले पे कितना परसेंट मिल जाता है, 100%, तो उसे भी हटा देना। तो 120 में से 20 घटा और 15 घटा, कितने बचे, जितने भी बचे, इसका 20% मिलेगा। और नॉर्मल कितना मिलता है, 10%, प्लांट एंड मशीनरी का नॉर्मल रेट कितना होता है, 10, तो 10% मिलेगा और एडिशनल 20% मिलेगा। भाई लॉ तो क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, गलती करना लेकिन आंसर निकाल के दिखाओ, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। 15%, हाँ 15 ही। करो बेटा। ये 85 किस लिए निकाला, कौन से डेप्रिसिएशन के लिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए।
पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकलता है, फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल पूरे पे, बस वो जिसके ऊपर 100% ऑलरेडी मिल चुका 35 एडी वाला हटाकर बाकी जितना भी बचा उसके ऊपर जो भी रेट है डेप्रिसिएशन का लगा दो। $105, हाँ। और हाँ, और फिर दोनों माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 20% वो एडिशनल के अंदर जाएगा। भाई आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ चुका है, बस आप इसे कर नहीं पा रहे, आओ मैं करवा देता हूं, फिर आपके उसके बाद आप ही करोगे। देखो कुछ नहीं करना, हाँ नए वाले पे मिलेगा, पुराने वाले को हटाना है। 120 टोटल था, टोटल में से जो पुराना था वो हटाया और जिसका 35 एडी में चला गया वो हटाया। तूने लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी क्वेश्चन के। भाई कह रहा है सिर्फ 20 करोड़ का मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, गलत बोल रहा है तू। भाई देखना क्वेश्चन ध्यान से, लिखा हुआ है टोटल प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितने रुपए थी, 120, और जिसमें से कौन से वाले पे हम अलग लेके चले गए, 35 एडी वाला। भाई इसके ऊपर तो 100% डिडक्शन मिलता है, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं, हटा दिया 105। अब 105 का 15%, बेटा मैंने 10% रेट गलत बोला था, इसने सही बता दिया था। 105 का 15% कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 1575। बेटा ये है कौन सा, नॉर्मल। पहले बताओ ये 105 क्यों आया, क्लियर है सबको। ओल्ड पे तो डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन जो 35 एडी का असेट है उस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो टोटल में से मैंने 35 एडी वाला हटाया, उसके ऊपर रेट लगा दिया, ये क्लियर है, नॉर्मल। अब उसके बाद कौन सा, एडिशनल। एडिशनल के लिए टोटल 120 की हमारी कॉस्ट थी, जिसमें से दो चीजें हटानी है। कौन कौन सी हटानी है, एक तो 35 एडी वाली हटानी है और दूसरा पुरानी वाली हटानी है। तो दोनों हटाई, दोनों हटाकर कितने रुपए बचे, 85, और इसके ऊपर कितना रेट मिलता है, 20, तो 85 का 20 कितना आ गया, 17। 15 75 और 17 कितने हो गए, 32 75। खत्म क्वेश्चन, खत्म पड़ा क्वेश्चन था भाई, एकदम खत्म पड़ा क्वेश्चन। आराम से देख लो क्वेश्चन, अब तो आप खुद ही करके दिखा दोगे। ये रहा क्वेश्चन, करो अब खुद। करो आंसर निकालो भाई फटाफट। हो गया, कितना रहा, 32 75। नीचे उन्हीं चीज़ों के नोट्स दिए हुए हैं, अगर आप पेपर में लिखोगे तो पूरे में से पूरे मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो थोड़े नंबर कट जाएंगे, उन्हें लगेगा नकल मार के कराए। जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलता है, इसका एक छोटा सा नोट दे दो, एकदम हल्का सा, बस बता दो उसे, रेट लिख दो, 15% होता है। क्या चीज़, यहीं पे भी हाँ मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे भी अगर आपको कहीं ब्रैकेट लेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन लिखा है तो यहाँ पे भी आप छोटा सा उसका प्रोविजन लिख सकते हो, नीचे 2-4 लाइनें ऐड करके, है ना, टाइम कम लगेगा इसमें। भाई बोलो, दो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन क्लियर है, ऊपर वाला और ये वाला, दोनों क्लियर है। अगला क्वेश्चन 35 एडी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, पीजीपी के क्वेश्चन हमने सबसे कम करे थे, वही अभी हम कर रहे हैं। देखो कुछ नहीं करना, हलवा क्वेश्चन है, ध्यान से। मिस्टर ए ने कुछ डेटा दिया हुआ है 35 सेक्शन के अंदर, उसकी हमारे को डिडक्शन निकालनी है, ठीक है। अगर कब कब निकालनी है, अगर वो ओल्ड में दे रहा है या न्यू डिजाइन में दे रहा है, तो ओल्ड में अलग लॉ था और न्यू में अलग था। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ना, उसने साइंटिफिक रिसर्च के लिए आईआईटी को पैसे दिए 1 लाख, आईआईटी दिल्ली को दिए 2.5 लाख, एक्स लिमिटेड किसी कंपनी को दिए 4 लाख, एक्सपेंडिचर इन हाउस के ऊपर करा है 3 लाख, जिसमें से रेवेन्यू वाला था 3 लाख और कैपिटल वाला था 7.5 लाख, जिसमें से लैंड खरीदा था। याद करो लैंड के ऊपर मिलता था या नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये अलग अलग मैंने खर्चा करा। अब मुझे 35 एडी लगाना है और ये बताना है कि किस किस में 100% मिलता था और किस किस पे नहीं मिलता था। तो देखना, पहले मैं आपको नया वाला पढ़ाऊंगा, सॉरी पहले मैं आपको ओल्ड वाला पढ़ाऊंगा। ओल्ड वाला थोड़ा इजी होता है। लिखा हुआ है इफ मिस्टर ए हैज एक्सरसाइज द शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट से बाहर है, डिफॉल्ट से बाहर है मतलब कौन सा डिजाइन में, ओल्ड। भाई सब पे कितना परसेंट लगभग मिलता था, 100%। देखो इंडियन आईआईटी में कितने रुपए दिए थे, 1 लाख, कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा, 100, पूरा का पूरा।
अगला आईआईटी दिल्ली में कितने दिए थे 2.5, पूरा का पूरा मिलेगा 2.5। एक्स लिमिटेड को कितने दिए थे 4, पूरा का पूरा 4 पे मिलेगा 4। मैडम कुछ नहीं करना, 100% से मल्टीप्लाई करके आगे। अब रेवेन्यू खर्चे पे भी मिला करता था 3 लाख, लेकिन किस पे नहीं मिला करता था? लैंड पे। पूरे क्वेश्चन में बस एक ही काम का वर्ड था, लैंड के ऊपर 35 AD का बेनिफिट नहीं मिलता। तो पूरा खर्चा तो था वो कितने रुपए का? 7.5 लाख, लेकिन किस पे नहीं मिलेगा? 5 लाख पे नहीं मिलेगा। तो बोलो कितने पे मिलेगा? 2.5 लाख पे। तो 2.5 लाख का 100% कितना हो गया? 2.5 लाख। इन सबको जोड़ दिया, ये हो गया इसका डिडक्शन, खत्म। जो भी खर्चे करे उस पर 100% मिलता है। कौन सा वाला छोड़कर? लैंड वाला छोड़कर। इसकी नॉलेज होनी चाहिए थी, अगर नॉलेज होती तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। डन। अब ये हमने ओल्ड वाला करा, अब एक बार न्यू वाला देखना। न्यू वाले में क्या न्यू वाले में किसी में मिलता है और किसी में नहीं मिलता, तो ध्यान से देखिएगा। सेम वैसे ही है। सबसे पहले आईआईटी वाला और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाला, आईआईटी वाला और एक्स लिमिटेड वाला, तीनों के लिए एक लाइन लिखी है, नॉट अलाउेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स। डिफॉल्ट टैक्स मतलब कौन सा रिजाइम? न्यू। ये सारे बेनिफिट सिर्फ किस में अवेलेबल थे? ओल्ड। तो क्वेश्चन की लाइनें ध्यान से पढ़ लेना, ओल्ड का पूछ रहा है या न्यू। ओल्ड का है तो आंख बंद करके ज्यादातर बेनिफिट मिलेंगे। डिडक्शन में भी तो ये पढ़ा था, ओल्ड में ही सारे बेनिफिट है, न्यू वाले में तो सारे बेनिफिट ही कम कर दिए। क्यों बेनिफिट कम करे? क्योंकि टैक्स रेट क्या कर दिया? कम। ठीक है, अगला देख लेना। रेवेन्यू खर्चे का वहां पे मिलता था, कितने रुपए का मिलेगा? पूरा का पूरा। और दूसरा यहां पे भी लैंड के ऊपर नहीं मिलता था, तो 2.5 लाख का यहां पे मिल जाएगा। जो खर्चे हो रहे हैं रेवेन्यू नेचर के या कैपिटल नेचर के, दोनों पे 100% मिलता है, ओल्ड में भी न्यू में भी, लेकिन दोनों से बस किसको हटा देते हैं? लैंड को। डन। दूसरे को जो मैं डोनेट कर रहा हूं आईआईटी को, इन सबके ऊपर ओल्ड में तो मिलता था लेकिन न्यू में कुछ भी नहीं मिलता। फिर से बोलता हूं बेटा, ध्यान से देख लेना, ओल्ड न्यू किसी को कंट्रीब्यूट करा है और हमने ही रेवेन्यू और कैपिटल खर्चे करे, तो ओल्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन पे भी मिलता था, इस पे भी मिलता था। कितना कितना? 100। बस किस पे नहीं मिलता था? लैंड पे। न्यू के अंदर क्या था? कंट्रीब्यूशन पे नहीं मिलता, नील है, यहां पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन जो हमने खर्चे करे उस पे मिलता है। कितना परसेंट? 100। लेकिन किस पे नहीं मिलता? लैंड पे। बस खत्म। भाई बोलो क्वेश्चन कर जाओगे? कुछ भी नहीं था भाई, किस पे मिलता है और किस पे नहीं मिलता। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। करें अगला क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन करे आपने टीडीएस के। बेटा इधर देखो, 2 क्वेश्चन करे डेप्रिसिएशन के और एक करे 35 AD वाला। 35 AD वाला इस बार आपके पेपर में आ गया, तो इसके आने के चांसेस ना के बराबर है। डन। चलो अगला क्वेश्चन करना, देखना। मतलब ये क्वेश्चन मुझे जितना याद आ रहा है ये हमने क्लास में कर रखा है ऑलरेडी। पार्टनर्स की सैलरी के ऊपर क्वेश्चन है, ये शायद हमने कर रखा था। क्वेश्चन देखो, डेल्टा लिमिटेड क्रेडिट द फॉलोइंग अमाउंट्स टू द अकाउंट्स ऑफ अकाउंट पे इन द मंथ ऑफ मार्च 24 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मैं सोच रहा था। भाई किसी को हमने पेमेंट करी बिना टीडीएस काटे हुए, बोलो खर्चा अलाउड होता है डिसअलाउड? डिसअलाउड। अगर रेजिडेंट को पे कर रहे हैं तो 30% डिसअलाउड, नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हैं तो 100% डिसअलाउड। भाई आपने पढ़ा था। आगे, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन डिडक्शन? अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा तो क्या परिणाम होंगे? तो भाई मुझे खर्चे अलाउड होंगे या डिसअलाउड? डिसअलाउड। देखो कौन कौन से खर्चे करे थे। सैलरी दी थी एम्प्लॉय को, पे भी हो चुकी थी मार्च में 12 लाख रुपए। बोलो 12 का 12 लाख डिसअलाउड या 30% डिसअलाउड? 12 लाख का 30% निकालने जरा, 3 लाख 60,000। ठीक है। दूसरा, डायरेक्टर को रेन्यूमरेशन दिया, इसका भी टीडीएस नहीं काटा, कितने रुपए था? 28,000। बोलो पूरा का पूरा डिसअलाउड या 30% डिसअलाउड? 30। 28,000 का 30 करो, 8400। दोनों को जोड़ दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये देखो 12 लाख का 30% कितना आया था? 360। 28,000 का कितना आया? 8400। ये दोनों खर्चे अलाउड होंगे डिसअलाउड? डिसअलाउड। क्यों 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 नहीं अलाउड कर रहे? क्योंकि टीडीएस नहीं। भाई कितना नॉर्मल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखकर लग रहा था पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट करवाएगा, लेकिन जब पढ़ा अंदर से ध्यान से शांति दिमाग से पढ़ा तो पता चला भाई सीधा सीधा बोल रखा है टीडीएस नहीं काटा तो क्या होगा। तो बताओ टीडीएस नहीं काटा तो क्या होता है? खर्चा अलाउड होता है डिसअलाउड? अब देखो क्वेश्चन में पेपर में क्या करेगा, पेपर में लिख देगा मिस्टर एक्स रेजिडेंट नहीं थे, कौन थे? नॉन रेजिडेंट। तो वहां पे 30 नहीं, वहां पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा 100%। बैठन ना, यही कर सकता है, इसके ज्यादा और वो कुछ नहीं कर सकता भाई क्वेश्चन के अंदर। बैठन है ये क्वेश्चन, इसकी मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं करवा रहा। ओके, अगला क्वेश्चन। आप बस थोड़ा सा लॉ जरूर लिख देना आंसर में। देखो हर क्वेश्चन में पहले उन्होंने लॉ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वो आगे जाकर आंसर लिख रहे हैं। चलो ये है वो वाला क्वेश्चन जो मैं समझ रहा था, इंटरेस्ट वाला, पार्टनर्स वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा 100%। अच्छे से अभी मैं करवाऊंगा फिर आप करोगे। राव और जैन एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें 2 पार्टनर्स थे और उनका नेट प्रॉफिट है 7 लाख रुपए बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम। ये सारे खर्चे उन्होंने अभी प्रॉफिट में से माइनस नहीं करे।
सैलरी दी थी दोनों ही लोगों को 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, माइनस नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन लगना था, माइनस नहीं हुआ। और इंटरेस्ट 15% के हिसाब से था, और इंटरेस्ट की अमाउंट दे रखी है 5 लाख के ऊपर, ठीक है। ये 3 खर्चे अभी तक हमने माइनस नहीं करे। अब कह रहा है कि 2 चीजें निकालने के लिए, एक तो बुक प्रॉफिट निकालो और दूसरा कितना खर्चा अलाउड होगा वो। तो याद करो बेटा, आपने एक लॉ पढ़ा था, अगर फर्म को लॉस हुआ है या 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट है तो कितना परसेंट बांट सकते हैं, 90। लेकिन अगर 3 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है तो कितना परसेंट बढ़ता था, 60। ये लॉ पढ़ा था आपने, और इसके ऊपर आपने जब पहले भी एक क्वेश्चन कर रखा है, उसी पे बेस्ड आज भी क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। शुरुआत में तो बुक प्रॉफिट का मतलब बता रखा है, बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसमें से खर्चे माइनस करने हैं, डेप्रिसिएशन कितना, 1.5 लाख। कैसे निकाला, ऊपर देख लेना। इंटरेस्ट 12% ही अलाउड होता है, 12% से ज्यादा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। तो 12%, 5 लाख का 12% कितने हो गया, सीधा सीधा 60,000। तो माइनस करा 4,90,000, मेरा क्या निकल कर आया, बुक प्रॉफिट। अब बताओ ये 3 लाख से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। आओ निकालते हैं, क्योंकि ये था लॉ जो मैं आपको याद दिला रहा था। 3 लाख तक के प्रॉफिट पे 1.5 लाख या 90%, विच एवर इज हायर। और 3 लाख के ऊपर के प्रॉफिट पे कितना परसेंट, 60%। बोलो टोटल प्रॉफिट फर्म को हुआ कितना, 4,90,000। 3 लाख से कम हुआ है, 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा। तो कैसे निकलेगा, देखो सैलरी कितनी देनी चाहिए थी, ये रहा। ऑन द फर्स्ट 3 लाख, शुरुआत के 3 लाख का 1.5 लाख या फिर 90%। 3 लाख का 90% कितना हो गया, 270। तो 270 हाइयर था, ठीक है। दूसरा बचा हुआ कितना रह गया, 490 में से 3 चले गए तो कितने बचे, 190। 190 का कितना परसेंट, 60%। तो ये कितने हो गया, 114। दोनों को जोड़ दिया, ये खर्चा अलाउड है, खत्म। पार्टनर्स को कितनी सैलरी दे सकते हैं, 384। इन गधों ने दी कितनी थी, देखो क्वेश्चन में दे रखी है। इन्होंने, अबे यार ऊपर चला गया एकदम। देखना, ये रहा क्वेश्चन। इन्होंने सैलरी दी कितनी है, कहीं लिखा होगा, कहीं लिखा होगा, ये रही। सैलरी एक्चुअली पेड टू द वर्किंग पार्टनर्स 20,000 रुपए दी थी, 2 पार्टनर को 12 महीने, 4,80,000। बोलो पूरा का पूरा खर्चा अलाउड होगा क्या, नहीं, उतना ही अलाउड होगा जो हमने अभी निकाला था। अभी कितना निकाला था, 3,84,000। फिर से बोलता हूं, देखो बेटा, बुक प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना, और जो भी खर्चे माइनस नहीं हुए थे वो करना। इंटरेस्ट का ध्यान रखना, मैक्सिमम कितना परसेंट अलाउड होता है, 12%। फिर उसके बाद अपने को पता चलेगा प्रॉफिट कितना है। फिर लेट से मैं कहता हूं 8 लाख प्रॉफिट आया है ना, बाय चांस क्वेश्चन में 8 लाख प्रॉफिट आया, तो 2 कैलकुलेशन जाएंगी। शुरुआत में अप टू 3 लाख वाली, या तो 90% या फिर 1.5 लाख, विच एवरेज हायर। तो 8 लाख का 90% बताना, जितना कितना आएगा, जितना भी आएगा, 7,20,000। दूसरा 1.5 लाख, विच एवरेज हायर कितना हो गया, 720। और बची हुई जो अमाउंट है उसके ऊपर कितना कर देना, उसके ऊपर 60%। भाई क्लियर है। 3 लाख तक पे 90% या 1.5 लाख, 3 लाख के ऊपर वाले पे सीधा सीधा 60%। फिर इन दोनों खर्चे को जोड़ देना, खत्म। क्या चीज, कहां पे 360, अच्छा अच्छा अच्छा, 90% 3 लाख का, 3 लाख का 90% कितना, 270, 270, 270। मैडम 270 ये, और जो बचा हुआ रिमेनिंग है उसका 60 जो आएगा ये। भाई ये सबके समझ में आ गई, क्वेश्चन करो। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, आप कर रहे हो क्वेश्चन अभी। प्रॉफिट है इन लोगों का 17 लाख, करो क्वेश्चन। 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकलेगा, बुक प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन माइनस करना और इंटरेस्ट माइनस करना, बुक प्रॉफिट आ जाएगा।
इंटरेस्ट 4 लाख कैसे है तेरा? डेढ़ लाख ठीक है, उसके बाद ये 4 लाख क्यों लिखा? बेटा इंटरेस्ट तो निकालो, आपने तो सीधा माइनस कर दिया। इंटरेस्ट निकालना है, ये तो कैपिटल अमाउंट हो गया ना, उसका इंटरेस्ट निकालो। फिर डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये कितना है भाई? क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 15% पर एनम, और कैपिटल कितना था 5 लाख, तो 5 लाख का 15% नहीं मिलेगा, कितना मिलता है मैक्सिमम 12, तो 5 लाख का 12 60 आ रहा है, सीधा सीधा माइनस करो 60। बुक प्रॉफिट निकालने के बाद कैलकुलेशन अच्छे से करना। 1490 सैलरी, बुक प्रॉफिट नहीं, मेरे को सैलरी का आंसर बताओ, वो है इंपॉर्टेंट चीज। हो गया, ये सैलरी आई है, शुरुआत का 3 का 90 270, बचे हुए को टोटल आया था कितना बुक प्रॉफिट 1490। 1490 में से बेटा 3 लाख माइनस करने, आपने 30,000 माइनस कर दिए, एक जीरो कम लग गया आपसे। कितना आया? हाँ 1164 क्या आया है सैलरी, शायद सही है बेटा, पता नहीं है मेरे को, अभी कर लेंगे एक बार। बुक प्रॉफिट कितना आ रहा है 1490, फिर उसके बाद उसका 2 हिस्से में कर दो। अब देखना एक बार फटाफट तरीके से, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से प्रॉफिट था कितना 17 लाख, माइनस सबसे पहले करा क्या डेप्रिसिएशन, कितना दे रखा था 1.5 लाख, ठीक है। फिर इंटरेस्ट कितना आया था आपका 60,000, ये माइनस करके कितना आया 14,90,000। बेटा इधर देखो सब, अब इसका सैलरी का हिस्सा निकालना है, 2 हिस्से करना, अप टू कितना 3 लाख, और फिर अब 3 लाख, तो अप टू 3 लाख में 2 चीजें थी, या तो 1.5 लाख या तो 90%, तो 3 लाख का 90 1.5 लाख से ज्यादा ही आएगा 90%, कितना है 2,70,000, प्लस दूसरा क्या प्लस होगा, अब 1490 में से क्या माइनस कर दो 3 लाख, तो कितने एक्स्ट्रा बैठे 1190, और 1190 का कितना परसेंट निकाल दो 60, निकालो 1190 का 60 कितना 7,14,000, बस सबको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, आ गई सैलरी 950 984 9,84,000 इतना मिलेगा। सैलरी कितनी भी पे कर रखी हो गई इतना मिलेगा, लेकिन हाँ डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर कम पे कर रखी है तो वो कम मिलेगा, ज्यादा पे कर रखी है फिर ये मिलेगा। भाई बोलो क्वेश्चन क्लियर है? कुछ नहीं करना भाई, बुक प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, और 90% और 60% वाली बात याद होनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। करें आगे, रिक्वेस्ट है भाई ये सारे क्वेश्चन घर पे जाकर एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये हो गया हमारा, थोड़ा बहुत लॉ जरूर लिख कर आना, फिर कह रहा हूं सिर्फ कैलकुलेशन पे मत स्टिक रहना, लॉ लिख देना ताकि आंसर गलत हुआ तो नंबर मिले, स्टेप मार्किंग का थोड़ा बेनिफिट मिले। आगे क्वेश्चन नंबर अगला, ये है हमारा आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल का मिक्स करके। पढ़ो क्वेश्चन, पहले आप खुद पढ़ो, अगर आता है तो बताना। तीनों क्वेश्चन के जवाब, 3 नहीं सॉरी 4 हैं, ये 3 गलत लिखा हुआ है, चारों क्वेश्चन के जवाब, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो यहां से लेकर यहां तक। क्वेश्चन पढ़ लिया, सवाल जवाब एक साथ करेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं फिर से। मिस्टर प्रवीण का टर्नओवर कितना है, ये 2,98,50,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, उनको अमाउंट कैश में कितना मिला था 14 लाख। भाई ये 14 लाख का बहुत ज्यादा महत्व है इन क्वेश्चनों में। एंड द बैलेंस थ्रू प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड, बाकी उन्हें बैंक वगैरह से मिल गया था 31 अक्टूबर 2024 से पहले। हिज इनकम फ्रॉम द सेड बिजनेस एज पर द बुक्स, उसकी इनकम बुक्स के हिसाब से कितने रुपए थी 15 लाख। कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4D पीजीबीपी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उन्होंने इनकम निकाल के दे दी आपको 15 लाख। अब आगे
रिटेल ट्रेड इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर मिस्टर प्रवीण। मिस्टर प्रवीण की सिर्फ यही इनकम थी, कुछ और नहीं था। 2023 वाज द फर्स्ट ईयर फॉर विच ही डिक्लेयर्ड बिजनेस इनकम। पहली बार उन्होंने बिजनेस इनकम कमाई थी 23-24 में विद द प्रोविजन ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। उन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लगाया था 44 AD वाला। याद करो 44 AD पीजीपीपी में हमने सबसे पहले पढ़ा था। अब आगे सवाल पूछ रहा है, इज मिस्टर प्रवीण ऑल्सो एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। क्वेश्चन बोल रहा था 23-24 में उसने कैसे रिटर्न फाइल करी थी 44 AD वाली। अब सवाल पूछ रहा है क्या अगले साल भी वो 44 AD वाली फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरी बात, इसके लिए टर्नओवर देखना होता है, अभी मैं करवा दूंगा क्वेश्चन। दूसरा सवाल, इफ सो डिटरमाइन हिज इनकम। अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फाइल कर सकता है तो कितनी इनकम आएगी। याद करो उसमें आपने 6% और 8% पढ़ा था। बैंक से लोगे तो 8%, 6%, कैश में लोगे तो 8%, इसलिए तो कैश और बैंक अलग अलग करके दे रखा है। ठीक है। तीसरा, इन केस मिस्टर प्रवीण वांट्स टू डिक्लेयर प्रॉफिट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर वो प्रिजम्पटिव का बेनिफिट नहीं उठाना चाहते तो कितना जाएगा। और लास्ट में व्हाट इज द ड्यू डेट। मतलब देख रहे हो क्वेश्चन में क्या और मिला दिया, लास्ट में ड्यू डेट बता दिया। बोलो क्या होती है ड्यू डेट। 31 जुलाई, खत्म हो गया। अगर टैक्स ऑडिट होगा तो 31 जुलाई की जगह अक्टूबर, और अगर फॉरेन बंदे इन्वॉल्व होते हैं तो नवंबर। याद आया, 3 ड्यू डेट पड़ी थी। चलो देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से। सबसे पहले पूछ रहा था 44 AD का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये रहा हमारा आंसर। बेटा ध्यान से देखना, हाँ मिलेगा, क्योंकि लिमिट कितने रुपए थी 3 लाख, 300 लाख, सॉरी 3 लाख नहीं 3 करोड़, यानी कि 300 लाख। और उस बेचारे का टर्नओवर तो कितना था 298। बोलो बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। मिलेगा। Since his cash received during the previous year does not exceed 5%। याद करो भाई, ये 5% वाली बात आपने लिखी हुई है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ी थी। शुरुआत में हमने यही पढ़ा था बस। ऑफ द टोटल टर्नओवर था 2,98,50,000। कैश में सिर्फ कितना मिला था 14 लाख। तो ये 5% से ज्यादा हुआ या कम, करके देख लो, कम ही होगा। बैठन ना, कमी आ रहा है। 14,92,000 से तो कमी है 14 लाख, इस वजह से। और दूसरा, इसका टर्नओवर 23-24 में 3 करोड़ से कम था, इस वजह से ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकता है। बेटा मैं फिर से बोलता हूं, अगर इस क्वेश्चन में उसकी कैश रिसीट अगर मैंने 16 लाख कर दी ना, खत्म हो गया क्वेश्चन, फिर उसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जब भी मिलता है जब टोटल टर्नओवर का कैश मेरे को मैक्सिमम कितना % मिला हो, 5। बैठन, ये आपने नोट डाउन कर रखा होगा, ये नोट्स में हमने करा था। तो पहला पॉइंट भाई सबको क्लियर है। 2 कंडीशन देखनी थी, एक पिछले साल का टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कैश का पैसा 5% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। दोनों सेटिस्फाई हो गई। ओके, अगले फिर उसने बोला था अगले पे उसकी इनकम निकालो। तो बोलो कैश वाले पे कितना मिलता है, कितना टैक्स, कितनी इनकम लगती है 6, और नॉन कैश वाले पे कितना लगता है 8। उल्टा है, कैश वाले पे क्या मिलता है ज्यादा, और नॉन कैश वाले पे कितना टैक्स लगता है कम। तो देखना लिखा हुआ है हिज इनकम फ्रॉम द रिटेल ट्रेड। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर कैसे निकलेगा वो देखो। 1,12,000 कैसे आया, 14 लाख का कितना %, 8। कैश पे कितना लगता है 8, और नॉन कैश पे कितना लगता है 6। तो टोटल उसे मिले थे, जितने भी पैसे मिले थे उसमें से 14 लाख हटाकर जितने बचे, इतने पे कितना लगेगा 6। भाई ये वाली फिगर क्लियर है सबको। 18,19,000 कैसे आई, देखो टोटल कितना था एक बार बताना ऊपर। हाँ देखना, इस 2,98,50,000 के 2 टुकड़े, एक टुकड़े का नाम 14 लाख और एक टुकड़े का नाम इस पूरे में से 14 लाख माइनस करके, और इस 14 लाख पे कितना % इनकम 8, और इस बचे हुए पे कितना %, 6%। जब ये दोनों आप कैलकुलेट कर दोगे तो वो आ जाएगा दूसरा वाला। भाई बोलो 2 क्वेश्चन तो क्लियर है। पहले वाले का टॉपिक का नाम याद दिलाओ। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 2 कंडीशन थी, एक तो 3 करोड़ वाली और दूसरा 5% वाली। दूसरा, कैश में अगर पैसा मिल रहा है तो इनकम कितनी डीम्ड मानी जाती है 8, और अगर अदर देन कैश मिल रहा है, बैंक वगैरह में मिल रहा है, तो इनकम कितनी बनती है 6। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था वो देखो, अगर ये नॉर्मल हिसाब से टैक्स भरना चाहता है तो कितनी इनकम होगी, आओ देख लेते हैं। ध्यान से पढ़ना, यह प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से बाहर जाने की बात कर रहा है। लिखा हुआ है मिस्टर प्रवीण हैज डिक्लेयर्ड प्रॉफिट 22-23 में in accordance with the presumptive provision. He wants to declare profit as per the books of account which is lower than the presumptive income for any of the 5 consecutive। याद है आपने पढ़ा था, एक बार अगर आप इस कुएं में कूद गए तो 5 साल तक आपको, अगर आप चले गए तो 5 साल तक आपको घुसने नहीं देंगे। 5 साल वाली बात भी उस नोट्स में आपने लिखी हुई है, बस इसी के ऊपर सवाल था।
कर सकता है क्या? नहीं कर सकता भाई, अलाउड नहीं है। और लास्ट में जाकर उसकी ड्यू डेट पूछ रखी है, तो ड्यू डेट आप सबने रटी थी, क्या होती है ड्यू डेट? 31 जुलाई। अगर टैक्स ऑडिट होता है तो अक्टूबर, और अगर फॉरेन ट्रांजैक्शन सेक्शन 92 में इन्वॉल्व है तो 30 नवंबर। ये तीन ही ड्यू डेट पड़ी थी, कुछ दिन पहले ही पड़ी थी ड्यू डेट। सेक्शन क्या था बताओ ड्यू डेट का? 139(1). इसी के अंदर बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, अलग अलग टॉपिक आपने पढ़े थे। भाई बोलो क्लियर है टॉपिक? इस क्वेश्चन में बस शुरुआत के 2 पॉइंट ही अच्छे थे, तीसरा चौथा एकदम बेकार से थे। शुरुआत के 2 क्यों अच्छे थे? क्योंकि ये लिमिट पे बेस है, एक 5% वाली, दूसरी 3 करोड़ वाली, और दूसरा उसकी इनकम निकालने के लिए। तो फिर से बोल रहा हूं, कैश पे लगता है कितना? 8, और बैंक वगैरह पे कितना लगता है? 6%। फिर दोनों की कैलकुलेशन करके जो इनकम आएगी वो प्रिजम्पटिव इनकम। डन? एक क्वेश्चन करवाऊं ऐसा? करो, फिगर चेंज करूंगा और कुछ नहीं। शुरुआत के 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, तीसरा चौथा नहीं करना। फिगर चेंज करो, इसकी जगह करो 198, और कैश की जगह करो, कैश की जगह करो यार 198 का 5% करियो। एक लाख, 1,98,00,000 का, 1,98,00,000 तू करना, 1,98,00,000 का कर। 9,90,000 करो भाई क्वेश्चन। 6 लाख है क्वेश्चन, करो। बाकी सब कुछ सेम है क्वेश्चन में। इनकम निकालनी है, इनकम पहले में बताना है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, दूसरे में अगर मिलेगा तो कितनी इनकम मानी जाएगी वो निकालना है। इनकम के लिए 6% 8% वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। इनकम आ गई तेरी 12,03,000, बड़ी जल्दी लिख के रख, देखते हैं अभी। बेटा कॉपी में कर, हाथ से कर, सिर्फ कैलकुलेटर पे मत कर। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना? इन्होंने नो लिखा हुआ है। टर्नओवर कितना दे रखा है क्वेश्चन का देखो, 1,98,50,000, इसका 5% करो। 1,98,50,000 का 5% कितना है? 9 लाख आया। अब इसने कितने रुपए कैश में रिसीव करे? मतलब 5% से कम ही तो करें, 5% से कम ही करना था और कम ही करे हैं। इट मींस, और पिछले साल इसका टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा भी नहीं हुआ, तो 3 करोड़ वाली कंडीशन तो मैंने चेंज ही नहीं करी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इस वजह से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिल गया। अगर इस वैल्यू से 1 रुपए भी ज्यादा आता तो नहीं मिलता प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। 5% तक कैश मिलेगा तो मिल जाएगा प्रिजम्पटिव, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझ में आ गया पक्का? ये तो बेटा बस तरीके से चेक करने के लिए। इनकम हमेशा 198 पे लगेगी। पहले आप ये देखो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हाँ या ना? ये लिखो यस या नो। क्यों मिल रहा है? 5% तक मिला है। कैश देखो उसे कितना मिला है, 6 लाख। मिलना कितना अलाउड था? 9 लाख। तो मतलब 9 लाख से कम मिला है, इस वजह से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। भाई कर रहे हैं फटाफट। इनकम बताओ कितनी आई? टैक्स नहीं निकालना, सिर्फ इनकम, प्रिजम्पटिव इनकम। आओ देखो, दिया हुआ नहीं है, प्रिजम्पटिव इनकम अलग निकलती है, वो टर्नओवर दिया हुआ है गधा। इधर देखो बेटा, इनकम बताओ। 1,98,50,000। सबसे पहले सामने सब
सबसे पहले 5% वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। 1,98,50,000 का 5% आ रहा था 9 लाख समथिंग, तो 5% से तो कम मिला है क्योंकि अपने को क्वेश्चन में कितने रुपए मिले हैं, 6 लाख। और दूसरा प्रीवियस साल में टर्नओवर 3 करोड़ से कम है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए मुझे प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। फिर अब इनकम कितनी होगी, तो बेटा 1,98,00,000 के 2 टुकड़े होंगे। एक तो कौन सा वाला टुकड़ा, 6 लाख वाला। 6 लाख पे बोलो कैश में मिला है कितना परसेंट, 8। और इतनी फिगर में से 6 लाख माइनस करके जो फिगर आएगी उसके ऊपर कितना परसेंट, 6%। फिर इन दोनों को जोड़ देना, खत्म क्वेश्चन। भाई बोलो सबका क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। इस पे पेपर में सवाल पक्का पक्का बनेगा भाई, ध्यान से करके जाना। प्रिजम्प्टिव इनकम, आपने 44 AE का भी क्वेश्चन करा था क्लास में, वो ट्रक वाला। अभी आपने 44 AD का क्वेश्चन कर लिया, दोनों ही पेपर में आने लायक सवाल है। रबड़ कॉफी वाला पेपर में भी 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो आओ अगला क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो। क्या चीज भाई, एग्जैक्ट फिगर मैंने निकाली नहीं, 12,03,000। करो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, कुछ कोशिश करो, हो सकता है तो, वरना मैं कराऊंगा। भाई 4 पॉइंट है और पूछ रहा है कौन सा खर्चा अलाउड है और कौन सा डिसअलाउड है। शुरू करें। तीसरा अगर आप लोगों ने नहीं बता पाए ना तो जान से मार दूंगा अभी। तीसरा सबसे इजी है, तीसरा। किसी को आता है तो बताओ। नालायक। हाँ अभी तो नहीं पढ़ा था क्या, टैक्स डिडक्ट नहीं करा तो खर्चा 30% क्या हो जाता है, डिसअलाउड। अभी पढ़ाया था, लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स। इंटरेस्ट कितना था, 50,000, ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, द सेल्स फॉर प्रीवियस ईयर सेल वगैरह का डेटा दे रखा है। भाई टीडीएस नहीं कटा, बात खत्म, टीडीएस कटना चाहिए था, कितना परसेंट डिसअलाउड, 30%। डन। अब बाकी देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट देखना, फर्स्ट आपके लिए थोड़ा नया टाइप का रहेगा, लेकिन अगर आपने कुछ क्लास पहले ध्यान से पीजीबीपी के अंदर कुछ सुना होगा तो उससे रिलेटेड सवाल है। लिखा हुआ है स्कूल की बिल्डिंग बनाई है सीएसआर एक्टिविटीज के तहत। सीएसआर समझते हो ना, सेक्शन 135। भाई बताना, स्कूल की बिल्डिंग बनाना क्या मेरे बिजनेस का काम था? ये तो सीएसआर की वजह से करवाया, क्या ये खर्चा मुझे अलाउड होना चाहिए, डिसअलाउड? क्योंकि मेरे बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये तो लॉ का पालन करने के लिए मुझे करना पड़ा। भाई पहली चीज ठीक है, तो आंसर में क्या लिखना है, देखना ध्यान से। पहले लिखा हुआ है, सेक्शन वगैरह आपको ध्यान नहीं रखना, बस वही इस पैराग्राफ में बस ये लिखा हुआ है कि वही खर्चे अलाउड होते हैं जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए होते हैं, बिजनेस के लिए। ये उसी तरीके से जो आईटीसी पढ़ता था ना, आईटीसी का बेनिफिट जब भी मिलता है जब वो खर्चा किसके लिए होता है, बिजनेस के लिए। सेम ऐसे ही यहां पे भी खर्चा जब भी अलाउड होगा जब किसके लिए होगा, बिजनेस के लिए। फिर नीचे लिखा हुआ है सेक्शन 135 के हिसाब से जो सीएसआर होता है, भाई ये बिजनेस के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो कानून सरकार चाहती है कि हम कुछ अच्छे काम करें, बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस से लेना देना नहीं है, इसलिए खर्चा अलाउड हो गया, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। भाई पेपर में आया तो कर दोगे, क्या क्या लिखोगे? पहले लिखोगे कि भाई वही खर्चे अलाउड होते हैं जो बिजनेस के एक्सक्लूसिवली यूज होते हैं। फिर दूसरा लिखना 135 का सीएसआर का खर्चा एक्सक्लूसिवली थोड़ी ना है, इस वजह से सीएसआर का खर्चा अलाउड है या डिसअलाउड, डिसअलाउड। डन। दूसरा क्वेश्चन, ये आपने एक लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ी थी 35 AD के अंदर, जहां पे कोल्ड चेन और हॉस्पिटल 100 बेड से ऊपर का अलग अलग चीजें पढ़ी थी। उसका एक पॉइंट लिखा हुआ है, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। इन्होंने बता दिया स्पेसिफाइड बिजनेस है,
सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटी 4.5 लाख का, आंख बंद, ओल्ड है तो सीधा कितना परसेंट मिलेगा? 100%। न्यू है तो आंख बंद सीधा कितना मिलेगा? 0%। खत्म क्वेश्चन। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले 3580। अगर ओल्ड डिजाइन में हो तो 100% मिलेगा, न्यू डिजाइन में हो तो नहीं मिलेगा। लेकिन रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चा मिलता है लैंड को छोड़कर, तो वो तो नहीं दे रखा, तो उसकी कोई बात नहीं होगी। बोलो भाई, दूसरा पॉइंट क्लियर है? 3580 के ऊपर क्वेश्चन था। और लास्ट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा कोई काम का नहीं है भाई। जब हम कमोडिटीज को बेचते हैं ना, तो एक टैक्स लगता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। भाई ये मेरे बिजनेस करने के लिए जरूरी है, जरूरी है तो अलाउड होना चाहिए, डिसअलाउड अलाउड। खत्म हो गया लास्ट टॉपिक। बस मैं आपको फोर्थ पढ़ाने जा रहा हूं और कुछ नहीं। देखो, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑफ 20,000 पेड ऑन द सेल ऑफ बुलियन। बुलियन मतलब समझते हो ना, बताया था मैंने बुलियन। हाँ, commodities transaction tax in respect of taxable commodity transaction enter into the course of business। भाई ये सीटीटी जो मैंने पे करा ना, ये बिजनेस की वजह से मुझे करना पड़ा, मतलब बिजनेस की वजह से करना पड़ा, इसलिए खर्चा अलाउड होना चाहिए, डिसअलाउड अलाउड। इसलिए लिखा हुआ 20,000 पेड इज अलाउबल एज डिडक्शन। ये मेरे क्या हो जाएगा? अलाउ। बोलो भाई, क्लियर है? फिर से बोल देता हूं, चार बातें कौन कौन सी पढ़ी आपने इस क्वेश्चन में? सबसे पहले सबसे इजी, अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा तो कितना परसेंट डिसअलाउड? 30। फिर हमने पहले वाली बात पढ़ी थी, पहला क्वेश्चन क्या था बताओ? इन चार का पहली बात क्या थी? भूल गए, अभी पढ़ाया था। सीएसआर के ऊपर कोई खर्चा हो रहा है तो अलाउड हो गया, डिसअलाउड? भाई ये तो लॉ की वजह से कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली खर्चा नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? वो हमने ऑलरेडी कर लिया था। चौथा बताओ। बुलियन के ऊपर सीटीटी पे हो रहा है, बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे बिजनेस के लिए जरूरी है। ओके बेटा, कर दोगे पक्का? चलो, और वो कोल्ड चेन स्टोरेज या फिर फूड स्टोरेज करने का 3580 कितना मिलेगा? 100%। ओल्ड में या न्यू में? ओल्ड में। ओके, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मेरे को कुछ एक दो क्वेश्चन उसके भी करवाने हैं। किसके? क्लबिंग के। डन, बहुत इजी होंगे, देखना आप। क्लबिंग और सेट ऑफ दोनों के ही क्वेश्चन हद इजी आते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर आंसर करेंगे। 44 AE पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपने कुछ कुछ पहले भी कर रखा है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 AE, 1,000 रुपए और 7,500 रुपए। क्या चीज? एग्जैक्टली 7,500 पर मंथ था और 1,000 रुपए पर टन था। करो क्वेश्चन, देखो आराम से, पहले पढ़ो, फिर उसके बाद बात करेंगे कि कैसे होगा। पेपर में आ सकता है भाई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के क्वेश्चन, अच्छे से करके जाना। आओ मैं करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। सुखविंदर हैज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स कैरेजेस। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को इसके पास कितने ट्रक थे? 10। आउट ऑफ विच 6 आर हैवी। 6 हैवी है, बोलो हैवी का रेट बताओ। 1,000 और पर टन। और ग्रॉस व्हीकल वेट था इनका 15,000। हैवी वो होते हैं जो 12,000 से ज्यादा के होते हैं। ऑन 2 मई 2023 ही सोल्ड वन ऑफ द हैवी गुड्स व्हीकल एंड परचेज अ लाइट गुड व्हीकल ऑन 6 मई। 2 मई को उसने एक बेचकर दूसरा खरीद लिया। ओके, लेकिन खरीदा लाइट वाला, बेचा कौन सा था? हैवी वाला। दिस न्यू व्हीकल कुड हाउएवर बी पुट टू यूज। लेकिन इसका पुट टू यूज कब हुआ था? 15 जून 2023 को। ये डेटा दे रखा है। आगे फिर कंप्यूट द इनकम। सुखविंदर जी की इनकम निकालनी है। फ्रेट चार्जेस, फ्रेट मतलब समझते हो? भाड़ा। 12,70,000 रुपए इन्होंने कमाया, जिसमें से ऑपरेशनल खर्चों में 625 का इनका ट्रक वगैरह ड्राइवर वगैरह के खर्चे हुए। डेप्रिसिएशन दे रखा है क्वेश्चन में। अदर ऑफिस के खर्चे दिए हुए हैं। नेट प्रॉफिट दे रखा है, चार क्वेश्चन में दे रखा है। और बाकी इनकी इनकम थी 70,000। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हमारे को क्या निकालना है? इनकी इनकम 44 AE के हिसाब से। तो नो डाउट आपको आंसर आए ना आए, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि एक बात कौन सी वाली 1,000 और दूसरी कौन सी वाली। भाई इतना तो आपका आंसर सही जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो प्रोविजन था, ये तो हमारे को अच्छे से याद था।
कैलकुलेशन में गलती कर दो लेकिन प्रोविजन में तो सही आना चाहिए। फिर उसके बाद सुखविंदर जी की इनकम निकालेंगे तो 13,72,000 आएगी। उसके लिए अब आओ निकालते हैं उनकी इनकम। ये रहा नोट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ सुखविंदर जी। हम पहले कौन सा वाला निकालना सीखेंगे? प्रिजम्पटिव वाला, क्योंकि प्रिजम्पटिव ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन कौन सा लगने वाला है? 44A। आओ देखो, ये रहा वो टॉपिक। ऐसा ही टेबल आपने उस क्वेश्चन में भी करा था जो आपने पहले क्लास में कर रखा है। हैवी गुड्स थे कितने उनके पास? 2 या 6? 6 थे। हैवी गुड्स व्हीकल एक गुड कैरेज 1 मई तक चला था, तो बताओ कितने महीने यूज हो गया? अप्रैल और मई, कितने महीने हो गए? 2। बेटा अप टू 1 मई, तो कितने हो गए भाई? 1 महीना हुआ या 2? बताओ, आप बताओ, मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, 1 मई तक यूज हुआ है, तो 1 मई को भी तो यूज हुआ होगा, है ना? तो इस वजह से कितने महीने हो गए वो ट्रक के? 2। कितना टन था उसका? क्वेश्चन में दे रखा था कितने टन का था? 15,000। रेट पर टन, रेट तो अपने को अच्छे से याद है, कितना होता है? 1,000 रुपए। तो पहले तो उसका टन निकाला, 15,000 डिवाइडेड बाय 1,000 करके कितना टन आया? 15। कितने महीने का? 2 महीने का। कितने रुपए हो गए? 30,000। भाई बोलो पहला क्लियर है? दूसरा देखना ध्यान से, 6 थे जिसमें से एक की बात हो गई 2 महीने के लिए, बचे हुए 5 कितने महीने के लिए यूज हुए? भाई 12 के 12, वो तो शुरू से लेकर अंत तक चले, तो 12। रेट तो वही होगा 1,000 और टन भी वही है 15, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 9 लाख। पहले बताओ ये 30,000 और 9 लाख में किसी को डाउट है? भाई अभी ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा सेम, डाउट है? बेटा आपसे भी पूछ रहा हूं, डाउट है? पक्का? आगे अब कौन से वाले गुड्स देखने हैं? अदर देन हैवी। अदर देन हैवी में टन देखना है या सीधा पर मंथ के हिसाब से? पर मंथ। और रेट कितना था पर मंथ का? 75। ठीक है, तो एक तो हमने 6 मई को खरीदा था, तो मई तो इंक्लूड होगा पार्ट देयर ऑफ की वजह से, और बाकी के 10 महीने और, तो टोटल कितने महीने हो गए? 11। और 11 महीने पे टन बन गया बाढ़ में। 11 को सीधा 7,500 से मल्टीप्लाई करो, और बचे हुए 4 तो पूरे के पूरे 12 महीने यूज हुए हैं, तो इसके ऊपर ही आ गया। देखो भाई, देखना, अगर हम इसकी बात करें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की, पूरे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कोई भी वर्ड नहीं आया पुट टू यूज। पूरा का पूरा पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट काम करता था सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम क्या था? डेप्रिसिएशन। पढ़न कहीं और पुट टू यूज दिया है, उसका हमारे लिए कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे यहां ट्रक आकर खड़ा हो गया, उसी दिन से 7500 रुपए पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। ओके भाई, क्वेश्चन कर दोगे? करो, क्वेश्चन मैंने समझा दिया, आप खुद कर रहे हो। अब सिर्फ प्रिजम्पटिव वाली इनकम निकालना, नॉर्मल वाली की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की इनकम अंडर सेक्शन 44AE, जो अभी क्वेश्चन करा सेम सेम, कुछ चेंज नहीं कर रहा। छह कहां से आए हैं? 6 हैवी गुड्स। करो आंसर निकालो। 6 के हिसाब से 30,000 कैसे आया? हाँ तो करो, मल्टीप्लाई करो, कैसे निकाला आपने? 30,000 कैसे आया? 15 इंटू में 2, 15 इंटू में 2 कितना आया?
15 इंटू में 2 इंटू में 1000 है ना। कितने ट्रक का, एक का या कितने ट्रक का, तो 6 क्यों लिखा है। अगला करो। ठीक है। जल्दी करो भाई। नहीं हुआ। यही आ रहा था क्या आंसर। कितनी आ रही तेरी इनकम। भाई 13 लाख कुछ आएगा। कितना आ रहा है। 13,72,500 सही है। बहुत सारों का हुआ नहीं अभी तक। नहीं हुआ ना बेटा आपका। कितना इजी क्वेश्चन है यार। भाई इधर देखो, एक क्वेश्चन किसका था, हैवी का। दूसरा किसका था, अदर देन हैवी। हैवी के अंदर रेट क्या होता है, 1000 रुपये पर टन। और इसके अंदर क्या होता है, 7500 पर मंथ। अब हैवी के अंदर दो सिनेरियो थे। एक ट्रक तो उन्होंने बेच दिया था 2 महीने यूज करके। तो 2 महीने यूज करा है एक ट्रक, जिसका टन था कितना टन, 15। और एक का कितना मिलता है, 1000। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया, 30,000। बचे हुए 5 ट्रक उन्होंने पूरे के पूरे 12 महीने यूज करे हैं। 12 महीने यूज करे हैं बचे हुए सारे ट्रक। 15 टन के हिसाब से, 1000 रुपए के हिसाब से जो भी इनकम आएगी वो। फिर एक नया छोटा ट्रक खरीदा था, मतलब अदर देन हैवी खरीदा था। वो मई में खरीदा, तो पूरे के पूरे 11 महीने यूज हुआ। तो 11 इंटू में 75, और 4 पहले से खरीदे हुए थे, तो 4 इंटू में 12 महीने तक यूज हुए, और इंटू में 75। ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, सारी इन चीजों को जोड़ दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। इससे इजी क्या लोगे क्वेश्चन। किस किस का नहीं हुआ आंसर, सबका हो गया। तेरा नहीं हुआ, आपका हो गया, आपका हो गया, बेटा आपका हो गया। आंसर कितना आ रहा है, कितना, करो जल्दी बेटा, आंसर करो। ये रहा क्वेश्चन। सबका जब तक होगा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आंसर मैच कर आ गया ना आपका। भाई तेरा आंसर भी मैच कर रहा है। आगे करो आगे। तेरा मन नहीं कर रहा क्या करने का। ये क्वेश्चन तो कितना आसान है यार। भाई बाकी सबका हो गया क्या, आगे बढ़ूं। आंसर दे रखा है हमारा 13,72,500, और मुझे उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। उधर नॉर्मल वाली निकालनी है तो निकाल सकते हो, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी थी। और कोई इनकम है तो उसे प्लस कर देना। देखो एक बार सामने, ये 13,72 तो अभी हमने निकाली थी, 13,72 फॉर्मूला लगा के। और क्वेश्चन की अगर आपने लाइन ध्यान से पढ़ी हो तो कुछ अदर इनकम भी दी थी। तो 13,72 और उस अदर इनकम को जोड़कर इनकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 14,42,500। यही निकालने के लिए बोलेगा, पेपर के अंदर की टोटल इनकम निकालो। कुछ नहीं ध्यान देना, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। रेट क्या होता है, कितने ट्रक कब यूज हो रहे हैं, कितने महीने के लिए यूज हो रहे हैं। महीनों का दोनों के अंदर रोल है, चाहे वो हैवी हो चाहे अदर देन हैवी हो। क्लियर है, डन। चलो आगे कर रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और है। ओल्ड और न्यू सब में सेम ही है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। हाँ बेटा कर रहे हो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा।
कॉफी वॉफी पहले भी उगाई थी हम लोगों ने। कल कौन कौन गया था आप में से? करो, आंसर करो। कुछ कुछ चीजें इसके अंदर आपको आनी चाहिए, कुछ कुछ आपको समझानी पड़ेंगी। आओ मैं पूरा करवा रहा हूं। क्वेश्चन विजिबल है पूरा? हाँ। मिस्टर तेन सिंह, जो भी नाम है इनका, इज एंगेज इन द कंपोजिट बिजनेस। ये दो काम करते थे, ग्रोइंग एंड क्योरिंग का, कॉफी का कुर्ग में, कर्नाटका में कॉफी का बिजनेस कर रहे हैं। द होल ऑफ द कॉफी ग्रोन इन हिज प्लांटेशन इज क्योर्ड। वो पूरी की पूरी कॉफी का क्योर भी करते हैं। कुछ डेटा दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस गाड़ी का, भाई कॉफी में गाड़ी का क्या लेना देना, असेट पड़े होंगे उनके पास। कितने रुपए के असेट पड़े हुए थे गाड़ियों के? 3 लाख। WDV थी, माइनस करके डेप्रिसिएशन करके 3 लाख आया। फिर ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का भी कुछ ओपनिंग बैलेंस था, कितने रुपए का? गाड़ी पड़ी थी 3 लाख की, मशीन पड़ी थी 15 लाख की। फिर कुछ कॉफी को ग्रो करने में इन्होंने थोड़ा खर्चा करा, कॉफी को क्योर करने में थोड़ा खर्चा करा, और कॉफी को बेचा है कितने रुपए का? 22 लाख। सारा कॉफी से रिलेटेड बिजनेस का सारा डेटा दे रखा है। आगे, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन द कार इज ऑल्सो यूज फॉर पर्सनल यूज। भाई ये जो गाड़ी थी ना, इसे पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर रहे हैं। अब पता है इससे होगा क्या? गाड़ी के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन लगेगा उसका पूरा अलाउड होगा या पूरा अलाउड नहीं होगा? जितना बिजनेस में यूज हुआ उतना अलाउड होगा, जितना बिजनेस में यूज नहीं हुआ उतना अलाउड नहीं होगा। नीचे लिखा हुआ है पर्सनल यूज की वजह से डिसअलाउंस कितना परसेंट ले सकते हैं? 20%। तो टोटल डेप्रिसिएशन निकालना गाड़ी का, उस टोटल डेप्रिसिएशन का 80% अलाउड होगा और बाकी 20% क्या हो जाएगा? डिसअलाउड, क्योंकि वो बिजनेस का नहीं है। आगे, द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कार रनिंग मेंटेनेंस, गाड़ी से रिलेटेड खर्चे हुए थे 50,000, तो पूरा अलाउड हो गया। इसका भी 80-20 करना पड़ेगा, इसका भी 80-20। दीज मशीन वर यूज इन द कॉफिस, ये कॉफी के बिजनेस में यूज हो रही थी 15 लाख वाली मशीन, तो इसके ऊपर तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब कह रहा है कंप्यूट करो इनकम, तो आओ इनकम निकालते हैं। पहले मेरे को आपको डेप्रिसिएशन वाला पैराग्राफ दिखाना है, ध्यान से देखना। ओपनिंग बैलेंस गाड़ी का कितना था? 3 लाख रुपए, है ना? 3 लाख का गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, कितना आया? 45,000। पूरा का पूरा 45,000 अलाउड होगा या कम होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि कितना बिजनेस में यूज कर रहे हैं? 80। तो 45,000 का 80% करो जरा, कितना आ रहा है? 36,000 डेप्रिसिएशन मिलेगा। बचा हुआ 9,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। भाई ये 36,000 वाली फिगर सबको क्लियर है? गाड़ी का टोटल डेप्रिसिएशन निकाला, जितना परसेंट बिजनेस में यूज करा उतना मिल गया, जितना पर्सनल यूज करा उतना माइनस कर दिया, हटा दिया। भाई एक नंबर तो इतने का मिल जाएगा अगर आपने अच्छे से करा। प्लांट एंड मशीनरी पे 80-20 करना है, पूरा मिल जाएगा पूरा। प्लांट एंड मशीनरी का रेट भी कितना परसेंट था? 15। तो 15 लाख का 15% सीधा सीधा कितना हो गया? 2,25,000। तो 36,000 और 2,25,000 मेरा क्या निकल कर आया? डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन तो क्लियर है? डेप्रिसिएशन का आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है। नॉर्मली डेप्रिसिएशन निकाला गाड़ी के ऊपर, फिर जितना परसेंट अलाउड होना चाहिए था उतना कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी पे पूरा हो रहा था तो पूरा कर दिया, बस एक 15% की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना था और प्लस करना था। डेप्रिसिएशन डन। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है वो देखना। टोटल इन्होंने कितने रुपए की कॉफी बेची थी? तो लिखा हुआ था कितने रुपए की कॉफी बेची थी? 22 लाख। अब इसमें अलग अलग खर्चे माइनस करते हैं। सबसे पहले गाड़ी का खर्चा, भाई पूरा का पूरा 50,000 का खर्चा करूं या 80% माइनस होगा? 80%। क्यों 80% क्यों हुआ? क्योंकि 80% ही बिजनेस में यूज हुआ था। डेप्रिसिएशन और गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन अभी आप पीछे निकाल कर आए, कितने रुपए का? 36,000। ये 3,10,000 क्या है भाई? कुछ था क्या खर्चा? दे रखा है, हाँ ये रहा। एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो इसे यहाँ पे ना लिखा हुआ नहीं है, इसे जब आप आंसर प्रेजेंट करोगे तो यहाँ लिख लेना, ये है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कॉफी। तो ये खर्चा माइनस करा। कार एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया था लेकिन 80% अलाउड होगा। डेप्रिसिएशन ये आपने निकाला वर्किंग नोट जाकर। तो इनकम कितनी निकल कर आई? 3,86,000। खर्चे निकल कर आए 3,86,000। फिर कॉफी से रिलेटेड और खर्चे हुए थे 3 लाख रुपए के। डन।
डेप्रिसिएशन भी था मशीनरी के ऊपर 2,25,000, तो दोनों खर्चे मिलाकर कितने हो गए 5,25। तो ये खर्चा और ये खर्चा, टोटल इनकम में से इन दोनों खर्चे को माइनस कर दो। इनकम कितनी निकल कर आई 9,11,000। खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई करना क्या था, ये करना था सेल की वैल्यू माइनस जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, माइनस जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है, जो भी चीजें माइनस हो रही है, लेकिन ध्यान रहे जो भी चीज माइनस कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, बिजनेस से। सारे खर्चे माइनस कर दो, निकल कर आ जाएगी हमारी इनकम। खत्म हो गया। भाई क्लियर है। इस क्वेश्चन में बस समझने वाली चीज यही थी, ये जो सामने पहले आपने करी डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना आ गया तो बात खत्म। फिर उसके बाद जो आएगा उसका 25-75, याद है 25-75 करते थे कॉफी में, 25-75। अगर रोस्ट भी हो रही है तो 40-60, चाय के अंदर 30-70, अलग अलग रबड़ के अंदर भी अलग अलग रेट था। वो रेट आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन ये लास्ट का काम था। शुरुआत में पहले आपको टोटल इनकम निकालनी थी, फिर टोटल का 25 बिजनेस और ज्यादातर 75 नॉन बिजनेस। भाई क्लियर है। आराम से देख लो एक बार क्वेश्चन को, पहले डेप्रिसिएशन वाला टेबल देखो, अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। सिर्फ ये दोनों फिगर आपके पूरी क्लियर होनी चाहिए, ये प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ये गाड़ी का डेप्रिसिएशन। फिर ऊपर जाते हैं, इनकम निकालने की बात करते हैं। 22 लाख तो क्वेश्चन में दिया था, इस पे तो मैं सवाल खड़े नहीं कर सकता। 3,10,000 का खर्चा दिया था, कुछ नहीं कर सकते। 50,000 की जगह हमने 40,000 क्यों लिखा, क्योंकि बिजनेस में कितना परसेंट यूज हुई थी 80। फिर डेप्रिसिएशन का भी 80 करा, क्योंकि बिजनेस में कितना यूज हुआ था 80। भाई ये 386 तक, यहां तक तो पूरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद और खर्चे दे रखे थे, कॉफी की क्योर के ऊपर भी 3 लाख का खर्चा था, ऊपर ही दे रखा है 3 लाख का खर्चा, और डेप्रिसिएशन ये आपने निकाला, तो टोटल इसके ऊपर खर्चा कितना हो गया 5,25। इस इनकम में से ये दोनों खर्चे माइनस कर दो, 9,11 आया, फिर 9,11 का 25 कर दो और 75। 25 बिजनेस इनकम और 75 एग्रीकल्चर। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, बोलो कर दोगे आप। भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जो आपने 12 क्वेश्चन करे हैं आज की क्लास में, इनमें से अगर पेपर में 3-4 क्वेश्चन आ गए तो बहुत पछताओगे। अगर आपने घर से हाथ से प्रैक्टिस करके, टीडीएस वाला क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस मत करना, कुछ भी उसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा डेप्रिसिएशन वाला, 44 एडी वाला, 44 एई वाला, ये सारे क्वेश्चन आपके हाथ से सॉल्व नहीं हुए ना तो बहुत पछताओगे। आपने वो क्वेश्चन देखा हुआ होगा, बस हाथ से ना करने की वजह से आप पछताओगे। हाथ इन द सेंस आपका हाथ चलना चाहिए, नहीं चला ना नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इतने, इसलिए तो बदनाम है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो कोई कुछ नहीं होने वाला, बस लॉ लिख कर आ जाओगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई फाई नंबर नहीं मिलेंगे। डन, पक्का। पढ़े आगे। ये घर से 12 क्वेश्चन करके लाने हैं। अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा 15 से 16 क्वेश्चन और करवाऊं, नए वैरायटी के, ये वाले नहीं। अब रिपीट नहीं थोड़ी ना करना है। पीजीबीपी का एक आध क्वेश्चन और जोड़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा। मेन उसके अंदर मैं अब क्वेश्चन जोड़ूंगा कौन से, हाउस प्रॉपर्टी के, जो हमारे पहले हुए थे, कौन से, कैपिटल गेन के, और थोड़े बहुत क्लबिंग के और सेट ऑफ के। कोशिश करूंगा सबके 4-4, 5-5 क्वेश्चन हो जाए। उसकी अगली क्लास में रिटर्न ऑफ इनकम के 2-4 क्वेश्चन, बिलेटेड रिटर्न, ये सब की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, खत्म। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिवाइज करते हुए चलो, आपको खुद क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है। अब मेरे को आपको 1-2 क्वेश्चन क्लबिंग के करवाने हैं। शुरू करें क्लबिंग। क्लबिंग करना है या सेट ऑफ, जो बोलो। क्लबिंग दोनों, अभी नहीं, कोई एक, दोनों इजी है। दोनों के ही क्वेश्चन आएंगे 3-3, 4-4 नंबर के। अरे यार सेट ऑफ क्यों लिख दिया मैंने, सेट ऑफ सुन के सेट ऑफ लिख दिया मैंने। क्लास देख ली सबने, कौन सी वाली, बहुत बढ़िया। हाँ वो देख ली ना, वो देख ली तो मैं पक्का कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे। कुछ नहीं है ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भाई, खत्म पड़े क्वेश्चन होते हैं। क्या चीज, नहीं मॉड्यूल 1 में, हमारे में मॉड्यूल नहीं होता, हमारे में ग्रुप होता है। ग्रुप 1 में टैक्स, तुम्हारे में भी ग्रुप है, तो वहां पे ग्रुप 1 के अंदर पेपर 3 में सेकंड मॉड्यूल का तीसरी बुक। बहुत कुछ है। सब्जेक्ट के नाम क्यों नहीं याद होंगे भाई। हाँ तेरे को याद है,
याद करके तुझे क्या मिल गया भाई? आओ चलो, मैं ना एक बार छोटा सा क्वेश्चन चैप्टर का एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ 2-3 क्वेश्चन करना, देखो आपको बहुत मजा आएगा। इस चैप्टर में बस एक छोटी सी बात है, पता है क्या? यहां आई इनकम, यहां आया लॉस, मैं बीच में। सरकार इसमें बोलती है टैक्स दे, लेकिन लॉस होता है तो सरकार, भाई मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए, तो सरकार ने बोला एक काम कर, एक बिजनेस से इनकम हुआ तो दूसरे बिजनेस के लॉस से उस वाले इनकम को क्या करवा दे, सेट ऑफ। और पूरा सेट ऑफ नहीं हो पा रहा तो जितना बच गया उससे अगले साल उससे क्या कर दे। कितना इजी चैप्टर है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा जो मेन मजे वाली बात है वो क्या है, वो सुनना। क्या सारा का सारा सेट ऑफ करना अलाउड है? ना। क्या सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है? ना। इसके लिए अलग 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 लॉ बने हुए, डन है? तो आओ मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूं। जैसे सबसे पहले हेडिंग है, अगर आपने वो क्लास ध्यान से देखी हो तो एक होता है इंटर सोर्स और एक होता है इंटर हेड। पहले फिर से बताना किस किसने क्लास देख रखी है? सिर्फ 2 बच्चों ने क्लास देखी है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। आपने भी नहीं देखी? नहीं देखी भाई? नहीं देखी? नहीं देखी? नहीं देखी? क्या थे? हाँ मैंने कल भेजा है, तुम तो घूमने गए थे बेटा, आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। भाई कोई फायदा नहीं है करवा के, कोई फायदा नहीं है भाई, 1 घंटे की भी क्लास नहीं, एक बार देखना कितने भाई बस इतनी क्लास है। पानी से निकल के सो गए, मछली है क्या पानी से निकल के सो गए? भाई सुनो, 40-40 मिनट की 2 क्लासें हैं, प्लीज अगली क्लास में से खत्म करके आना, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक है इंटर सोर्स, और क्या बोलूं यार, क्यों नहीं करके लाया? आपने पढ़ा, आपको बेटा समझ में आया होगा? खत्म पढ़ा है भाई, मन कर रहा है कि क्या बोलूं इस चैप्टर के लिए इतना, और 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सच में इतना ही है भाई? तूने लिखा हुआ है क्या वो, कौन सा किससे मिलता है, किसका किससे नहीं मिलता? बस यही पढ़ाऊंगा पूरे चैप्टर में, इसका उससे मिलता है, उसका इससे नहीं मिलता, यही चल रहा है। 4 साल 8 साल, 4 साल 8 साल, पूरा चैप्टर खत्म हो गया 4 साल और 8 साल में। इतना सा चैप्टर है वो, और सेम ऐसा ही क्लबिंग का है बेटा। वो पढ़कर आओगे तभी आपको अगली क्लास में मैं पक्का क्वेश्चन करा दूंगा, दोनों के ऊपर 3-3 4-4, लेकिन पढ़कर तो आओ, अगर पढ़ाई नहीं है तो 2 बच्चों के लिए क्वेश्चन कैसे करवाऊंगा? ठीक है, हाँ कुछ और क्वेश्चन करेंगे। बोलो भाई डन है? पक्का एक हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करें? रिवाइज हो गया हाउस प्रॉपर्टी? हो गया? सिर्फ एक बच्चा? भाई सिर्फ एक ही बच्चे का टेस्ट है मेरे को तो, पेपर है मेरे को तो लगता है। आओ हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आरओआई करूं रिवाइज? चलो देख, आरओआई तो वैसे अभी हुआ था, थोड़ा बहुत याद होगा। बताओ ड्यू डेट किस किस को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैं याद दिलाता हूं। अगर मेरा बिजली का बिल 2 लाख रुपए का है, बोलो कंपलसरी है क्या? मेरा 2 लाख का है, बोलो कंपलसरी है नहीं है? हाँ है, क्योंकि लिमिट कितनी थी, 1 लाख। ठीक है, मैं बाहर का टूर मार के आया हूं 6 लाख रुपए का, बोलो भरना है कंपलसरी? हाँ। कितनी लिमिट थी? 2 लाख। तो ऐसे ऐसे करके शुरुआत में लिमिट आई थी, आओ देखना फटाफट तरीके से खत्म करेंगे। किस किस को फाइल करना कंपलसरी है? सबसे पहले कंपनियों को, फिर उसके अलावा ऐसे लोग जिनका कैसा इंटरेस्ट था, बेनिफिशियल। कहां, कौन से एसेट्स में? जो एसेट्स, कैपिटल एसेट्स कहां रखे हैं, इंडिया के बाहर। तीसरा वो एचयूएफ, एओपी, बीओआई जिनका इन सारे सेक्शनों को हटाकर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्या है, ज्यादा। चौथा, आप कंपनी और फर्म के अलावा कोई और हो जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखना जिसने करंट अकाउंट में कितने पैसे जमा करे हैं, 1 करोड़। सेविंग में कितनी लिमिट थी, 50 लाख। जिसका फॉरेन टूल लगा है कितने लाख का, 2 लाख। और जिसका बिजली का बिल कितना है, 1 लाख। इनमें से सारे या कोई, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई एक, किसी एक में भी फंसा तो मुझे आरओआई फाइल करना पड़ेगा। आरओआई का सेक्शन बताओ, नॉर्मल रिटर्न का 139(1). फिर उसके बाद सीबीडीटी ने भी कुछ ट्रांजैक्शन बता रखी है, जैसे पहला, अगर मेरा टर्नओवर कितने लाख से ज्यादा, 60। अगर प्रोफेशनल है तो कितने लाख से ज्यादा, 10 लाख। और टीडीएस कितने से ज्यादा कटा है, 25। अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं तो 50। इसके अलावा मैंने बैंक में पैसे डाले हैं कितने रुपए से ज्यादा, 50 लाख सेविंग अकाउंट में, तो मेरे को बेशक मेरी इनकम कितनी है, 0, क्या फिर भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा? हाँ। भाई याद आया कुछ? किस किस को याद आया? सबको याद आ गया? इसके बाद ड्यू डेट बोलो 3 थी या 4 थी?
तीन थी, एक थी 31 अक्टूबर वाली जिनको ऑडिट करवाना पड़ता है, दूसरी 30 नवंबर वाली वो फॉरेन वाली ट्रांजैक्शन वाले, और नॉर्मल लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए कौन सी थी, 31 जुलाई। ठीक है, फिर रिटर्न ऑफ लॉस, बोलो क्या लॉस की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? नहीं करोगे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये बात वहां भी लिखी हुई है उस चैप्टर का लास्ट सेक्शन, सेक्शन 80 में ये लिखा हुआ है। डन ना? इसके अलावा दो जगह पे रिटर्न ऑफ लॉस फाइल, दो जगह पे जरूरी नहीं है, एक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए और दूसरा हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के लिए। बिलेटेड रिटर्न क्या होती है? जो टाइम के अंदर जा रही है, टाइम के बाद, टाइम के बाद, और टाइम लिमिट थी असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले या असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। डन? ये आपने पढ़ा था बिलेटेड रिटर्न। फिर रिवाइज रिटर्न, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। क्या इंटरेस्ट भी देना पड़ता है? भाई पूरे सिलेबस में एक ही रेट चलता है इंटरेस्ट का, कितना? 1%। एक महीने का एक दिन भी हो गया फिर भी 1% लगेगा। 140A में सेल्फ असेसमेंट टैक्स बिल्कुल काम का नहीं है। याद है आपने पढ़ा था नॉर्मल रिटर्न के लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स 140A का, और अपडेटेड रिटर्न के लिए हमने टैक्स भरा था किसमें? 140B में। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है इसके अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा नहीं। अपडेटेड रिटर्न क्या होता है, कब कब होता है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। अपडेटेड रिटर्न का टाइम पीरियड आप ध्यान करके जाना। पेनल्टी ध्यान से, ये 140B तो बिल्कुल छोड़ दोगे तो भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं था इसके अंदर। मेन जो टॉपिक था जो एक नंबर में और एक नंबर नहीं, एक एक करके 4-5 पॉइंट बनाकर पूछेगा। डिफेक्टिव रिटर्न क्या होती है बताना जरा। आपके पेपर में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफेक्टिव रिटर्न क्यों होती है और कितने दिनों के अंदर ठीक करनी होती है, इसी बार वाले अटेम्प्ट में आया हुआ है। बिलेटेड रिटर्न भी आया हुआ है, डिफेक्टिव रिटर्न भी आया हुआ है, तो कुछ भी आ सकता है। तो डिफेक्टिव रिटर्न का 15 दिनों के अंदर आपको किसी भी कारणवश डिफेक्टिव हो सकती है, 15 दिनों के अंदर मुझे वो ठीक करना पड़ेगा। अगर असेसिंग ऑफिसर ने ज्यादा टाइम दिया है तो ठीक है, वरना नॉर्मली 15 दिनों के अंदर वो ठीक करना पड़ेगा। अगर मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी, 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो पेनल्टी लगेगी 5000, 5 लाख से कम है तो पेनल्टी कितनी लगेगी? 1000। पैन नंबर कहां कहां मैंडेटरी होता है जरा बताना। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं 12 लाख की, बोलो जरूरी है क्या? 10 लाख से ऊपर की मूल प्रॉपर्टी के लिए पैन नंबर जरूरी है। डीमैट अकाउंट खुलवा रहा हूं, जरूरी है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनेंगे कि इन ट्रांजैक्शन में पैन चाहिए या फिर पैन नहीं चाहिए। कैश डिपॉजिट कर रहा हूं 50,000 से ज्यादा, चाहिए। भाई डन ना? पक्का? चलो, इस तरीके के पॉइंट थे। और लास्ट में जाकर एक टॉपिक और था, कौन साइन करता है? बताना कौन साइन करता था। मेरी है तो मैं खुद, मैं नहीं हूं तो कौन? मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी क्या रिटर्न ऑफ इनकम के साथ अटैच करनी पड़ेगी? हाँ, ठीक है। कोई एक मैं डिटेल में फिर से पढ़ा देता हूं। कौन सा पढ़ाऊं? कंपनी का देख लेते हैं, कंपनी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपनी के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन है? एमडी। एमडी साइन करेगा, लेकिन वो मरवर आ गया, कहीं और चला गया तो कौन करेगा? कोई भी डायरेक्टर। खत्म हो गया। बोलो भाई, क्लियर है? अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो बताओ कौन करेगा? सीईओ। कौन था? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। भाई बोलो, क्लियर है? इसके अलावा कोई और भी पूछता हूं, फर्म के केस में कौन करेगा? मैनेजिंग पार्टनर। मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर कर सकता है जिसे ऑथराइज किया गया हो। क्या वो माइनर होना चाहिए? ना, माइनर अलाउ नहीं होना चाहिए। एलएलपी के केस में कौन करेगा? डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर। और डीपी मर गया तो कोई भी पार्टनर। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल ऑफिसर लोकल अथॉरिटी का बोला था। और पॉलिटिकल पार्टी के केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और अलग अलग केस में अलग अलग बंदे। बस यही तो चैप्टर था भाई, और था क्या? ठीक है, बस आप क्या ध्यान करके जाना जो कि आएगा 139(1) में कब कब फाइल करना होता है, रिवाइज कब होता है, कब कब हो सकता है, डिफेक्टिव रिटर्न क्या होती है, रिवाइज रिटर्न क्या होती है, इन सब के बारे में एक शॉर्ट नोट आपको लिखना आना चाहिए। इसके अलावा वो वाला टॉपिक क्या कहते हैं, पैन नंबर कहाँ कहाँ कंपलसरी है और कौन कौन रिटर्न को वेरीफाई करता है। 4 से 5 नंबर देके जाएगा। ये जो सबसे इजी चैप्टर है सिलेबस का। डन? पक्का? इसे घर पे जाकर ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट 20 मिनट में ये चैप्टर आपका पूरा रिवाइज हो सकता है, इतना छोटा चैप्टर है। अगली क्लास में प्लीज, अभी मैं कुछ और नहीं पढ़ा रहा, अगली क्लास में मैं मेन किसके क्वेश्चन करवा दूंगा? क्लबिंग के। क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे देखो पीजीबीपी के बचे थे और टीडीएस के बचे थे, तो दोनों के मैंने 4-4 5-5 क्वेश्चन आज की क्लास में करवा दिए। 9-10 जितने भी 12 क्वेश्चन हुए, जितने भी हुए। अभी क्लबिंग के आपने एक भी क्वेश्चन नहीं करे, और किसके नहीं करे? सेट ऑफ। आपने टॉपिक अगर पढ़ लिए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो अगली क्लास में टॉपिक पढ़कर आना, 2 घंटे ही हैं बस, 2 घंटे आराम से लगा के आना। 2 से 3 घंटे में अगली क्लास में फिर से कितने कोशिश करेंगे? 10 से 15। डन? अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका घर दूर है तो मत आना, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑनलाइन ले लेना। अगर यहीं आसपास हो तो फिर तो आ जाओ भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मेरी नजर में रहोगे तो डर के मारे थोड़ा तो कर ही लोगे। भाई बोलो, क्लियर है? चलो, मिलेंगे अगली कक्षा में। टाटा और बाय बाय। प्लीज पढ़कर आना भाई। कौन सा चैप्टर पढ़कर आना है या पढ़कर बैठना घर पे जहां से भी आप क्लास ले रहे होगे? क्लबिंग और सेट ऑफ। डन? चलो, बहुत छोटा चैप्टर है।
क्लास के साथ साथ ना थोड़े बहुत नोट भी करते हुए चलना, इतने छोटे जैसे इसने कर रखा है, नोट्स बना रखे हैं और वही काम आएंगे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन।